जय माता दी। हाँ जी, तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर। और कैलेंडर चैप्टर के मेरे ख्याल से अभी 2 ही लेक्चर हुए हैं या 3 लेक्चर हुए हैं। क्यों भाई? सिर्फ 2 या 3 ही लेक्चर हुए हैं। हमारी मंडे की कल की क्लास ऑफ हुई थी क्योंकि हम गए थे हरिद्वार ऋषिकेश घूमने। तो वहां पर गाड़ी खराब होने की वजह से हमारी रिटर्न हमें होना था कल रात को, मतलब परसों रात को, संडे को। लेकिन गाड़ी खराब होने की वजह से हम संडे को रिटर्न नहीं हो पाए, मंडे को रिटर्न हुए, जिसके कारण हम कल आप लोगों की क्लास नहीं ले पाए। हाँ जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी टू ऑल। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर, 3 लेक्चर हो चुके हैं। ओके, वेरी गुड। तो हम जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और जिस साल में 365 दिन होते हैं उसको नॉर्मल ईयर कहते हैं, और जब 366 दिन होते हैं तो उसको हम कहते हैं लीप वर्ष, है ना। और जो लीप ईयर होता है, जो लीप वर्ष होता है हमारा, उसकी पहचान हम करते हैं 4 या 400 से भाग करके, 4 या 400 से भाग करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करने बताया कि कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होता है। 5 साल में 1 लीप ईयर होता है, 10 साल में 2 लीप ईयर होता है, 15 साल में 3 होते हैं, 25 साल में 6 लीप ईयर होते हैं। फिर हमने टोटल लीप ईयर कैलकुलेट करना सीखे। फिर हमें पता चला 100 साल में 24 होंगे, 200 में 48 होंगे, 300 में 72 होंगे, 400 में 97 लीप ईयर होंगे। ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन भी मैंने आपको समझा दिया था। फिर मैंने आपको ऑड डेज के बारे में समझाया, ऑड डेज, व्हाट आर द ऑड डेज, और फिर ऑड डेज से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए। कैलेंडर में आगे जाने पर ऑड डेज को हम प्लस कर देते हैं, कैलेंडर में पीछे जाने पर निकाले ऑड डेज को माइनस कर देते हैं। ऑड डेज जब हम निकालते हैं तो बेटा दिनों की संख्या में दे रखी होती है, तब हम ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हमें दिनों की संख्या देते हैं तो हम ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल देते हैं। अच्छा, जब हमें साल का अंतर दिया होता है तब हम ऑड डेज कैसे निकालते हैं? सर जब ईयर्स का गैप होता है ना तो ऑड डेज निकालने की ट्रिक है ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, ठीक है। जब मंथ्स का गैप होता है तो ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? दिनों की कुल संख्या निकाल लो, दिनों की कुल संख्या निकाल लो, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, तो टोटल डेज निकालेंगे, फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। और इस वजह से हमने रेफरेंस कैलेंडर वाले काफी क्वेश्चन किए। पहले तो हमने बेटा साल का अंतर लिया था, फिर हमने महीनों का अंतर लिया था, फिर हमने साल और महीने दोनों का अंतर लिया था, और कुल मिलाकर भाई साहब हम जो क्वेश्चन बना चुके हैं वो 34 क्वेश्चन बना चुके हैं, 34, ठीक है। केस थर्ड भी हमने पढ़ लिया था, ईयर्स और मंथ दोनों का डिफरेंस कर रहे थे हम, और 34 क्वेश्चन हम बना चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 और 36 बेटा ऐसे क्वेश्चन है जो पिछली क्लास का रिवीजन करवा देंगे। जो भी कुछ हमने अभी तक पढ़ा वो सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 और 36 से। तो क्वेश्चन नंबर 35 और 36 से हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा जो भी कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। हाँ जी, 34 क्वेश्चन बना चुके हैं। चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट से, कम ऑन, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में बेटा ईयर्स का भी अंतर है और मंथ का भी अंतर है। सबसे पहले बेटा ईयर्स का गैप निकालना, पहले ईयर्स का गैप निकालना फिर मंथ्स का गैप निकालना, ठीक है जी। तो बेटा ईयर्स में कितने साल का अंतर है, ईयर्स का ऑर्डर निकालने की ट्रिक आपको याद होगी बेटा, 4 साल का अंतर है, 20 ईयर, टोटल साल कितने हो गए 24, प्लस लीप ईयर ऐड कर दो, प्लस इसमें लीप ईयर ऐड कर दो, है ना। ये बताओ क्या 1996 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? 96 क्या हम इसको एज ए लीप ईयर काउंट कर सकते हैं? सर 7 फरवरी 1996 से हम 15 जुलाई 2020 तक चलेंगे, तो सर डेफिनेटली हम 1996 की 29 फरवरी को पार करके पहुंचेंगे। भैया जब 7 फरवरी 1996 से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी पार होगी, तो 1996 एज ए लीप ईयर, डेफिनेटली एज ए लीप ईयर काउंट होगा। अच्छा फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 2000 भी लीप ईयर है, 2004 भी लीप ईयर है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है। क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर डेफिनेटली, क्योंकि 15 जुलाई 2020 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे। तो 1996 से 2020 तक कितने लीप ईयर आए? 1 2 3 4 5 6 7 लीप ईयर आए। कितने लीप ईयर आए? 7 लीप ईयर आए। वर्ष का डिफरेंस कितना है? 24। लीप ईयर कितने हैं? 7। तो बेटा 24 और 7 कितना हो गया? 31। 7 चौक 28 कितना बचा? 7 चौक 28 कितना बचा? 3 बचा। 7 चौक 28 कितना बचा? 3। अच्छा 20 का दिन पता है, 96 का दिन निकालना है। कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, तो ईयर के ऑर्डर्स हो गए माइनस कर 3। अच्छा मंथ के ऑर्डर्स कैसे निकालेंगे? मंथ के ऑर्डर्स की ट्रिक क्या थी बेटा? याद करो, मंथ के ऑर्डर्स की ट्रिक क्या थी? टोटल दिनों की संख्या निकालनी है, और उसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या थी कि पहला महीना फरवरी और जुलाई में पहले जाता है, फरवरी आता है, देन मार्च, देन अप्रैल, देन मई, देन जून, देन जुलाई। तो पहले महीने में यहाँ पे टोटल मतलब हमें बचे हुए दिन लिखने हैं, और लास्ट जो मंथ है उसमें दी हुई तारीख लिखनी है, इसमें रिमेनिंग डेज, इसमें गिवन डेट। तो फरवरी में कितने दिन बचे हैं? अब देखो यहाँ पर जो फरवरी है हम 29 की कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो लीप ईयर है ये ऑलरेडी ईयर में ऐड हो चुका है। तो मैंने आपसे कहा था जब मंथ और ईयर दोनों के ऑर्डर्स एक साथ निकालते हैं तो फरवरी हमेशा 28 की अज्यूम करते हैं। तो 28 माइनस का 7, 28 माइनस का 7 कितने दिन बचे? 21। फरवरी मार्च के 3 हो गए, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, क्योंकि 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, और जुलाई में दी हुई तारीख बेटा 15। बहुत बढ़िया। 7 दूनी 14, 14 बचा 1, 15 का मतलब 1, 7 21 कितने बचे? 0। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 का मतलब 4। अच्छा मंथ के ऑर्डर्स बेटा 4 निकले हैं, मंथ के ऑर्डर्स हमारे 4 निकले। अब ये 4 प्लस करूं या माइनस करूं? सर जुलाई का दिन हमें पता है, फरवरी का दिन निकालना है, जुलाई से फरवरी हम मंथ में पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने पर निकाले गए ऑर्डर्स को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। -4 -3 -7, जिसका मतलब हो गया 0। 0 का मतलब सेम डे, 0 का मतलब हो गया हमारा सेम डे, 0 का मतलब जो दिन है वही होगा, है ना। प्लीज चेक करिए, क्या चेक करूं बेटा? मेरा ऑन नहीं हो रहा, सबकी ऑन हो गई है क्लास, आपकी कैसे ऑन नहीं होगी? फिर आप कमेंट्स कैसे कर रहे हो? फरवरी में 22 दिन है बेटा, फरवरी में 22 दिन कैसे होगा? 28 दिन है ना, फरवरी में 28 में से 7 घटाओगे। यहाँ पे फरवरी हम 29 दिन की कंसीडर नहीं करते हैं, फरवरी 29 दिन की नहीं मानोगे क्योंकि वो ऑलरेडी लीप ईयर बेटा यहाँ पर ऐड हो गया। मैंने आपसे कहा था ना, जब मंथ और ईयर के दोनों के अगर अलग अलग ऑर्डर्स काउंट करने होते हैं तो जो एज ए लीप ईयर है ना वो ऑलरेडी ईयर में ऐड हो गया, उसको दोबारा से मंथ में नहीं काउंट करोगे। अगर आप यहाँ भी फरवरी 29 के लिए लोगे और 1996 में तुमने लीप ईयर काउंट कर लिया, तो तुमने एक ही लीप ईयर को 2 बार नहीं मान लिया है, 2 जगह काउंट नहीं कर लिया। हम एक लीप ईयर को एक ही जगह तो काउंट करेंगे, हम ऑलरेडी यहाँ पे उसको एज ए लीप ईयर ऐड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसके दिन काउंट एक्स्ट्रा कर चुके हैं, इसीलिए हम मंथ के केस में फरवरी 28 माइनस 7 करेंगे, है ना। इसीलिए हम मंथ के केस में 28 माइनस 7 करेंगे। हाँ जी, चलिए साहब, सिलेबस सब कंप्लीट हो जाएगा भैया। आप देख लो आपकी कितनी क्लासेस हो गई हैं, है ना, आपकी कितनी क्लासेस हो गई हैं, कितना सिलेबस बचा है। और अगर आपको जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बीओडी। आप बीओडी में जाकर अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है तो बीओडी में से कर लो जाकर सिलेबस कंप्लीट।
-7 का मतलब 0 कैसे हो गया? अरे भाई अच्छा ये बताओ 7 का मतलब क्या है? 7 में 7 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 0 रिमाइंडर बचेगा ना? कितना रिमाइंडर बचेगा? 0 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 का मतलब 0 होता है 0, समझ रहे हो? तो बेटा -0 हो या +0 हो उससे क्या फर्क पड़ता है? -0 हो या उससे +0 हो उससे क्या फर्क पड़ता है ना? इफ इट वाज मंडे ऑन 1st Feb 2016 देन व्हाट वाज द डे ऑन 29 Feb 2008? तो बेटा सबसे पहले ईयर्स के और डेज निकालो, कितने साल का अंतर है? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट करोगे? ये बताओ 29 फरवरी 2008 से 2016 तक पहुंचोगे, क्या 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? क्या 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? यहां पर एक बड़ी दुविधा है। जब 29 फरवरी आ जाती है ना तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, अब हम क्या करें? अब हमारा समझ में नहीं आता। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन दे रखा है? मंडे दे रखा है, मंडे। और तुमसे पूछा है 29 फरवरी 2008 का दिन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे बेस्ट अप्रोच मैं बताता हूं आपको। अगर एग्जाम में 29 फरवरी आ जाएगा तो तुम 29 फरवरी वाला दिन काउंटिंग मतलब 29 फरवरी को मत निकालो। आप 29 फरवरी डायरेक्ट निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक काम करो, आप 1 फरवरी का दिन निकालो। 1 फरवरी 2008 को कौन सा दिन है? क्योंकि जब 1 फरवरी का दिन हमें पता चल जाएगा तो 29 का निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी इस तरीके से बना सकते हो कि आप 29 फरवरी तो एग्जाम में उसको 1 मार्च मान लिया करो या फिर 28 फरवरी मान लिया करो। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको हम एज लीप ईयर काउंट करें कि ना करें। तो अब बताओ, हमने 1 फरवरी का दिन काउंट कर लिया, हमने मान लिया कि 1 फरवरी 2008 को हमें दिन निकालना, कितने साल का अंदर है? 8 साल का अंदर प्लस लीप ईयर। 1 फरवरी 2008 से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो 2008 एज लीप ईयर काउंट होगा, डेफिनेटली होगा। 1 फरवरी ठीक है, 8 के बाद 12 फिर 16, 1 फरवरी 2016 पर ही रुक गया, यानी कि 29 फरवरी 2016 की मैंने पार नहीं करी, तो 2016 को हम एज लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इन दोनों को मैं एज लीप ईयर काउंट करूंगा। 8 और 10, 10 का मतलब कितना होगा? 7 कम 7 कितना बचा 3। बेटा 2016 का दिन पता है, 8 का दिन निकालना, कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकालेगा और इसको माइनस कर देंगे तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे। तो बेटा 1 फरवरी 2008 को फ्राइडे आ गया, 1 फरवरी 2008 को फ्राइडे आ गया, ठीक है, 1 फरवरी 2008 को फ्राइडे आ गया। 16 जुलाई 1776 को वीक का कौन सा दिन होगा बताएंगे। बेटा इस क्वेश्चन को आप रेफरेंस मेथड से नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को आप आज की डेट से कंपेयर नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हमें स्टैंडर्ड मेथड सीखना पड़ेगा कि 16 जुलाई 1776 को कौन सा दिन है। हम स्टैंडर्ड मेथड सिखाएंगे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? हाँ जी। तो बेटा अगर 1 फरवरी का दिन फ्राइडे तो 29 फरवरी का कौन सा दिन होगा? 1 और 29 में बेटा 28 दिन का अंतर है, 28 का मतलब 0, 1 और 29 में 28 दिन का मतलब है 28 का मतलब 0। तो जो 1 फरवरी का दिन है डेफिनेटली वही 29 फरवरी का दिन है। जो 1 फरवरी का दिन है डेफिनेटली वही 29 फरवरी का दिन होगा, है ना? जो 1 फरवरी का दिन है वही 29 फरवरी का दिन होगा, क्योंकि 28 का मतलब 0 हो गया। तो यहां पर दो लीप ईयर काउंट होंगे, 2008 और 2012। 2016 का लीप ईयर काउंट नहीं होगा। 28 तारीख को लेकर भी करोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर यहाँ पे 27 दिन का अंतर आएगा, फिर 7 के 21 कितने और डेज बचेंगे? 6 और डेज बचेंगे, फिर तुम्हें प्लस के 6 करने पड़ेंगे, ठीक है? प्लस का 6 करना पड़ेगा और यहाँ पे तो प्लस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे माइनस का 3 है, तो प्लस का 6 माइनस का 3, प्लस का 6 माइनस का 3 प्लस का 3 होता है। तो मंडे ट्यूसडे क्या आ जाएगा? मंडे में प्लस 3 करोगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो 28 फरवरी का थर्सडे आ जाएगा। और जब 28 फरवरी का थर्सडे है तो डेफिनेटली 29 फरवरी का फ्राइडे हो जाएगा। तो आप 28 तारीख लेकर भी कर सकते हो, 1 मार्च, लेकिन मैंने 1 फरवरी क्यों लिया? क्योंकि 1 फरवरी मैच हो गया, तो फिर मुझे मंथ के बीच में और डेज निकालने नहीं पड़े। तो एग्जाम में हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होता है कि हम कौन सी अप्रोच यूज करें ताकि एग्जाम में हमारा कम से कम समय लगे, कम से कम समय। तो फाइनली हमने और डेज की मदद से, है ना, ये पता लगा लिया है सर क्वेश्चन नंबर 35 में 7 फरवरी 1996 काउंट होगा, 28 फरवरी तक जाएगा तब ना काउंट होगा, है 7 फरवरी 1996 और 15 जुलाई 2020 के बीच में, इनके बीच में ये वाली डेट है कि नहीं ये बताओ। 29 फरवरी 1996 ये वाली डेट क्या इन दोनों डेट के बीच में है? सर 100% ये वाली डेट इन दोनों डेट के बीच में है, तो 29 फरवरी 1996 का यूज हुआ, इसीलिए 1996 एज लीप ईयर काउंट होगा। समझ में आई? अगर वो डेट उन दोनों के बीच में है। चलिए साहब, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में। आपको पता है कोई भी ईयर ना हमारी रिपीट होती है, जैसे कि अभी आपको पता है 2023 वर्ष रिपीट हुआ, मतलब 2023 वर्ष भी खत्म हुआ है, ठीक है, 3-4 महीने हो गए इसको खत्म हुए, ठीक है, 2023 वर्ष को खत्म हुआ। आपको पता है 2023 वर्ष दोबारा से लौट के आएगा कुछ सालों बाद, 2023 वर्ष दोबारा से लौट के आएगा 2034 में। आपको पता है 2023 वर्ष 2034 में लौट के आएगा। और 2023 वर्ष है, ये 2017 का ही कैलेंडर था, 2017 का ही कैलेंडर 2023 में आया, 2023 का कैलेंडर 2034 में आएगा। तो कोई भी ईयर ना कुछ सालों बाद रिपीट होती है, रिपीट बिल्कुल एज इट इज रिपीट होती है, एज इट इज। जैसे कि मैं आपको बताऊं 2017 और 2023 का कैलेंडर कंपेयर करके, 2017 और 2023 का कैलेंडर कंपेयर करके बताओ, बिल्कुल सेम डिट्टो एक जैसे कैलेंडर थे। 2017 और 2017 का ही कैलेंडर 2023 में रिपीट हुआ था और 2023 दोबारा से रिपीट होगा 2034 में। देखो इसमें आ जाए तो दिखे नहीं रहा इसमें, ये रहा, इसमें अगर दिखे आपको कुछ इमेज, देखो 2017 का ये कैलेंडर है, नहीं दिख रही ना, ये तो ब्लर है ब्लर। चलो मैं आपको बता देता हूँ, 2017 का जो कैलेंडर था ना, पहली जो जनवरी का दिन दे देगा वो संडे दे देगा, संडे, पहली जनवरी का दिन संडे है। और देखो यहाँ भी 2023 में भी ना 1 जनवरी का दिन संडे है। और ये बताओ अगर साल का पहला दिन हमारा सेम होगा, अगर मान लो कोई भी 2 ईयर है उन दोनों का अगर पहला दिन सेम है तो पूरी साल के सारे फेस्टिवल सेम नहीं होते बेटा। होली दिवाली दशहरा सेम नहीं होते, होली दिवाली दशहरा सेम कैसे हो जाएंगे? होली दिवाली दशहरा सेम नहीं होते हैं। देखो मैंने आपको पहले दिन बताया था जब मैंने कैलेंडर की शुरुआत करी थी, तो सबसे पहले दिन मैंने आपको क्या समझाया था? सबसे पहले दिन मैंने आपको समझाया था कि जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना हमारे, होली और दिवाली, दशहरा, है ना, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ठीक है, शिवरात्रि, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, ठीक है, नवरात्रि, ये सारे के सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं ये हमारे पंचांग पर बेस्ड होते हैं, यानी कि हिंदू कैलेंडर पर, जो कि चंद्रमा पर आधारित है, मून पर बेस्ड है, ठीक है। और हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, ठीक है,
वो किस पर बेस्ड है, वो सन पर बेस्ड है, सूरज पर बेस्ड है। हमारे फेस्टिवल इसके अकॉर्डिंग नहीं होते, हमारे फेस्टिवल इसके अकॉर्डिंग होते हैं। इसीलिए अगर मान लो कोई भी 2 ईयर सेम है तो बेटा उनमें फिर दिन समान होते हैं। जैसे कि आज कितनी तारीख है, आज जैसे कि 9 अप्रैल है, तो आज 9 अप्रैल को कौन सा दिन है, 9 अप्रैल को आज क्या है, ट्यूसडे है। 9 अप्रैल को क्या है, ट्यूसडे। तो बेटा अगर मान लो ये साल का कैलेंडर किसी और साल से समान है तो वहां भी 9 अप्रैल को ट्यूसडे मिलेगा आपको, है ना, समझ लो। तो मेरे भाई उन 2 ईयर का कैलेंडर सेम होता है जिन दोनों वर्ष का पहला दिन सेम हो। मान लो पहला क्या, कोई भी दिन उठा लो, जैसे मान लो 1 जनवरी 1990 का, माना कि 1 जनवरी 1990 को कोई भी दिन है फ्राइडे, तो जिस साल का पहला दिन फ्राइडे होगा, वो दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होगा, क्योंकि पहला दिन भी समान है तो फिर दूसरा दिन भी समान होगा, तीसरा भी समान होगा, चौथा भी समान होगा, पांचवा भी समान होगा। यानी कि एक से लेकर आखिरी तक सारे दिन समान होंगे, एक से लेकर आखिरी तक सारे दिन समान होंगे। तो उन दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होता है जिन दोनों वर्ष का पहला दिन समान हो। लेकिन याद रखना, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के समान होता है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप वर्ष के समान होता है। क्योंकि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में अगर मान लो पहला दिन समान हो जाएगा तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के दूसरे दिन भी समान हो सकते हैं, 28 फरवरी तक सारे दिन समान हो सकते हैं, लेकिन फिर वो 29 फरवरी में बदल जाएगा। लीप ईयर में 29 फरवरी आते दोनों कैलेंडर चेंज हो जाएंगे। इसीलिए लीप ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर से समान होता है, नॉर्मल ईयर का पूरा वर्ष नॉर्मल ईयर से समान होता है। हाँ, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कोई एक पर्टिकुलर दिन समान हो सकता है, लेकिन पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता, समझ लो। अब आप ये बताओ कि 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है, इनमें से किस वर्ष के समान है 1990 का कैलेंडर, 1990 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। तो बेटा आप ये पता करो कि इन दो, अच्छा ये बताओ, अगर 1 जनवरी 1990 को थर्सडे है तो बेटा 1 जनवरी 1997 को थर्सडे होने के लिए क्या करना होगा, कितने और डेज चाहिए। 1 जनवरी 1997 को भी थर्सडे हो जाए तो यहाँ पर कितने और डेज चाहिए सर, 0 और डेज चाहिए, 0। इसका मतलब है जिन दो वर्ष के बीच में हमारे और डेज की वैल्यू क्या निकल कर आती है, 0 निकल कर आती है, 0। उन दोनों वर्ष का कैलेंडर समान होता है। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट क्या है कैलेंडर सेम होने के पीछे, बेसिक कंसेप्ट है कि जो और डेज की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, और डेज की वैल्यू हमारी 0 निकल कर आनी चाहिए, तभी तो, है ना। हाँ जी, तो अच्छा इनमें से 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, 1996 तो लीप ईयर है और 2000 भी लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का पूरा कैलेंडर लीप ईयर के समान नहीं हो सकता, कोई भी पर्टिकुलर एक दिन समान हो सकता है लेकिन पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता। तो अब आप चेक करो बेटा 1990 और 1997 के बीच में कितने ऑड डेज है। तो बेटा वर्ष के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ईयर्स का डिफरेंस, कितने साल का अंतर, 7 साल का, ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर, यही तो है बेटा ईयर्स के बीच में ऑड डेज निकालने की ट्रिक। तो 1990 नहीं है, 1992 लीप ईयर है, 1996 लीप ईयर है, सिर्फ 2 लीप ईयर है। तो बेटा 7 और 2 9, 9 का मतलब फाइनली 2 ऑड डेज आ गए, यानी कि 1997 1990 का कैलेंडर सेम नहीं है, इन दोनों में हमेशा 2 दिन का अंतर रहेगा, है ना। 1990 और 2001 की मैं बात करूं तो बेटा 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर की बात करी जाए तो बेटा 92 लीप ईयर है, 96 लीप ईयर है और 2000 भी लीप ईयर है, तो टोटल कितने लीप ईयर है, 3, 11 और 3 14, 14 का मतलब 0। यानी कि 1990 का पूरा कैलेंडर 2001 के समान है, 1990 का पूरा कैलेंडर 2001 के समान है, क्योंकि दोनों के बीच में और डेज की वैल्यू 0 आ गई। यानी कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर दिन निकालते हो, जैसे 10 अक्टूबर का फ्राइडे तो 10 अक्टूबर का फ्राइडे, 31 दिसंबर का मंडे तो 31 दिसंबर का मंडे, ठीक है। हाँ जी, अब आप सोच रहे होंगे सर कैलेंडर को रिपीट होने में 11 साल लग जाते हैं, हर 11 साल बाद हमारा कोई भी नॉर्मल ईयर रिपीट होता है, हर 11 साल बाद। तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 11 साल। नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं, 11 साल, ऐसा आप सोच रहे हो ना। लेकिन हर नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होता। चलो ये बताओ पहले तुम इस क्वेश्चन का आंसर दो। सारे नॉर्मल ईयर बेटा 11 साल में रिपीट नहीं होते, मोस्ट ऑफ द नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होते हैं। मतलब मैं बताऊंगा कौन से नॉर्मल ईयर है जो 11 साल में रिपीट नहीं होते, और जो 11 में रिपीट नहीं होते वो कितने में रिपीट होते हैं ये भी बताऊंगा मैं आपको। बच्चा कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसने पूछा कि सर 1996 से कंपेयर करना, यहां तो ऑड डेज की वैल्यू 0 निकल कर आ रही है, 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर, सिर्फ और सिर्फ 1992 लीप ईयर है, 1996 लीप ईयर नहीं मानेंगे क्योंकि 1 जनवरी का दिन निकालना, तो 6 और 1 7 7 का मतलब 0। यानी कि सर 1 जनवरी 1990 को वही दिन था, 1 जनवरी 1990 को वही दिन था जो कि 1 जनवरी 1996 का दिन है। मेरे दोस्त मेरे भाई इन दोनों वर्ष का पहला दिन समान है, नो डाउट इन दोनों ईयर्स का पहला दिन समान है, इन दोनों वर्ष का दूसरा दिन भी समान होगा, इन दोनों वर्ष का तीसरा दिन भी समान होगा, यानी कि पूरा जनवरी का महीना समान होगा। अब फरवरी के महीने पे आओगे, जो 1 फरवरी का दिन है वही 1 फरवरी का दिन यहां होगा, दोनों में जो 1 फरवरी का दिन है वही 1 फरवरी का दिन यहां होगा, डेफिनेटली होगा, समझ रहे हो। जो 2 फरवरी का दिन है वो 2 फरवरी का दिन यहां होगा, जो 3 फरवरी का दिन है वो 3 फरवरी का दिन यहां होगा, जो 28 फरवरी का दिन है वो 28 फरवरी का दिन होगा। लेकिन अब होगा क्या कि यहां पर 28 फरवरी के बाद सीधा 1 मार्च आ जाएगी, लेकिन यहां पर 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आ जाएगी, यानी कि 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ये दोनों कैलेंडर सेम रहेंगे। लेकिन फिर होगा क्या, 29 फरवरी का दिन जो होगा वो इसके 1 मार्च के दिन के बराबर होगा, तो यहां से कैलेंडर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का। अब समझ गए आप बेसिक कंसेप्ट कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का पूरा कैलेंडर समान नहीं हो सकता, अधूरा कैलेंडर समान होता है सिर्फ आधा, या तो 1 जनवरी से 28 फरवरी तक, या फिर दोनों का कैलेंडर समान होता है 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। हाँ जी, वर्ष 2019 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है, तो मैंने आपसे कहा 2024 तो बेटा हटा दो, 2028 भी हटा दो, 19 और 6 25 और बीच में लीप ईयर कितने हैं, 20 और 24 तो 6, और भैया 2020 और 2024 दो लीप ईयर, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, तो बेटा 19 और 11 कितना होता है, 19 और 11 30, और बीच में लीप ईयर कितने हैं, 20 24 28 11 और 3 14 का मतलब 0। और वैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं। लेकिन अब जरा ये बताओ, क्या ये भी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट हो सकता है, क्या ये भी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट हो सकता है। अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो बनेगा 2016, जो कि एक लीप ईयर है, और 2005 का पूरा कैलेंडर 2016 के समान नहीं हो सकता क्योंकि ये लीप ईयर है। यानी कि ये नॉर्मल ईयर कभी भी 11 साल में रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि 11 ऐड होने पर ये लीप ईयर बना रहा है। तो जो नॉर्मल ईयर बेटा 11 साल में रिपीट नहीं होते, तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में डेफिनेटली 11 साल लगते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होते हैं, जो नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट नहीं होते हैं वो रिपीट होते हैं बेटा 6 साल में। तो किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 या फिर 6 साल लगते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं 11 या 6, क्योंकि जो 11 में रिपीट नहीं होंगे वो डेफिनेटली 6 में रिपीट होंगे। लेकिन ये जो ट्रिक है ना बेटा, ये ट्रिक तब अप्लाई करनी है जब या तो हम एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हो, या फिर हम एक ऐसी शताब्दी क्रॉस करें जो लीप शताब्दी है। लेकिन
लेकिन गलती से हमने एक ऐसी शताब्दी क्रॉस कर दी जो लीप शताब्दी नहीं है, वहां पर ट्रिक फेल हो जाती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 1994 का कैलेंडर किसके समान होगा, मैं आपसे कहूं 1995 का कैलेंडर किसके समान होगा, मैं आपसे कहूं 1997 का कैलेंडर किसके समान होगा, है ना, 1998 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो यहां पर 2003 का कैलेंडर किसके समान होगा, 2005 का कैलेंडर किसके समान होगा। तो बेटा 1994 11 साल बाद रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेंचुरी क्रॉस हो रही है वो 2000 है, और 2000 बेटा एक लीप ईयर है। 1995 11 साल बाद रिपीट होगा बेटा, ये 1997 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं, अगर 1997 में 11 जोड़ता हूं तो 2008 बनेगा, और 2008 एक लीप ईयर है, इसलिए 6 साल में रिपीट होगा। अच्छा, जो 6 साल में रिपीट होते हैं उनकी एक पहचान भी है, जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, वो 6 साल में रिपीट होते हैं। तो 6 साल में कौन से वर्ष रिपीट होंगे, जो लीप ईयर के तुरंत बाद आएंगे, या फिर इनमें अगर 11 ऐड करने पर लीप ईयर बनना, दोनों पहचान है, या तो 11 ऐड करने पर लीप ईयर बन जाएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा 11 साल बाद रिपीट नहीं होगा, तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा 1997 ये रिपीट होगा बेटा 95 और 10 2005 में, और ये रिपीट होगा 2006 में, और ये रिपीट होगा 2003 में, ये रिपीट होगा 2003 में। अच्छा, इसमें 11 जोड़ दोगे तो ये रिपीट हो जाएगा 2009 में। अच्छा, इसमें 11 जोड़ दोगे तो ये रिपीट हो जाएगा 2014 में। अच्छा, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद है वो रिपीट होते हैं 6 साल बाद, यानी कि 2011 में। तो ये ट्रिक तब काम करती है जब या तो हम एक ही शताब्दी के अंदर घूमे, या फिर हम उस सेंचुरी को क्रॉस करें जो लीप ईयर है। जैसे 1900 किसको क्रॉस कर दिया, 2000 को लीप ईयर है। लेकिन अगर मैं यही आपसे पूछता कि 1894 कब रिपीट होगा, 1895 कब रिपीट होगा, तो अब यहां पर हम प्लस 11 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे जो सेंचुरी क्रॉस होगी वो 1900 है, और 1900 एक लीप ईयर नहीं है। तो ये ट्रिक सिर्फ तभी अप्लाई करोगे जब एक ही सेंचुरी के अंदर घूम रहे हो, वो सेंचुरी क्रॉस कर रहे हो जो लीप सेंचुरी है। बट अगर एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर दी जो लीप सेंचुरी नहीं है, वहां पर ट्रिक फेल। फिर वहां पे कौन सा कंसेप्ट काम आएगा, वहां पे बेसिक कंसेप्ट काम आएगा, वहां पे बेसिक कंसेप्ट काम आएगा। कौन सा बेसिक कंसेप्ट है कि सर हर 2 ईयर के बीच में ऑड डेज निकालो, जैसे 5 और 11 में 6 साल का अंतर प्लस लीप ईयर कितने 2008, 6 और 1 7 का मतलब 0। तो वहां पर क्वेश्चन को हम इस बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। वहां पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस बेसिक कंसेप्ट का यूज करके, समझ लो। तो अगर हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस करते हैं जो लीप सेंचुरी नहीं है, तो वहां पर हम बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। वहां पर फिर बेसिक कंसेप्ट का यूज होता है। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया कि जिन 2 ईयर के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 निकलेगी, उन्हीं दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होगा, और ईयर्स के बीच में ऑड डेज की वैल्यू निकालना आपको बहुत अच्छे से आसान है ना। ईयर्स के बीच में ऑड डेज की वैल्यू निकालना आपको बहुत अच्छे से आसान है। और बेटा 2 दिन की छुट्टी हुई थी, आपको रिवीजन कर लेना चाहिए था जो भी कुछ पुराना पढ़ा है। कल का लेक्चर अटेंड करने से पहले कैलेंडर के सारे पुराने लेक्चर का रिवीजन करके आना, जितने भी क्वेश्चन कराए ना तभी आप कल का लेक्चर अटेंड करना, वरना कल का लेक्चर अटेंड मत करना। 2017 में से किस वर्ष के समान होगा बेटा, ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, तो इसमें 6 साल जोड़ दो। इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 साल जोड़ देंगे। ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, तो इसमें 6 साल जोड़ देंगे। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 साल जोड़ देंगे। ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, इसमें 6 साल जोड़ देंगे। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, लेकिन इसमें हम 6 साल नहीं जोड़ सकते। इसमें हम 6 साल नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि 6 साल जोड़ने में 1903 आएगा, और ये 1900 को क्रॉस करके पहुंचा है। और जब ये 1900 क्रॉस करके पहुंचा है, जब ये 1900 को क्रॉस करके पहुंचा है, तो जो कि 1900 एक लीप ईयर नहीं है, तो यहां पर आप बेसिक कंसेप्ट यूज करो बेटा। 2 ऑप्शन तो वैसे ही हटा दो, तो यहां पर बेसिक कंसेप्ट यूज करो, उन दोनों ईयर का कैलेंडर सेम होगा जिनके बीच में ऑड डेज है। चलो सॉल्व करो। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई 1997 अगर अगर 1897 और 1903, 1897 और 1903 के बीच में मैं ऑड डेज निकालूं तो 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 1898 1899 1900 1901 ना 0 लीप ईयर, यानी कि 6 प्लस 0 नहीं, ये 6 ही रहेगा। 1897 1909 के बीच में बेटा 9 और 3 12 ईयर्स है, प्लस लीप ईयर्स 1897 नहीं है, 1898 नहीं है, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। पहला जो लीप ईयर है वो 1904 है, दूसरा लीप ईयर 1908 है, सिर्फ यही 2 लीप ईयर है, 12 और 14, 14 का मतलब 0, यानी कि 1897 का कैलेंडर पूरा का पूरा ना 12 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 1909 में। देखो इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया जाता है, इसीलिए आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाया जाता है कि जहां पे ट्रिक फेल हो जाए। 6 और 11 कैसे ऐड कर रहे हैं, अरे यार तुम सो रहे थे क्या जब मैं आपको समझा रहा था कि कोई भी ईयर 6 और 11 साल बाद रिपीट होता है। जैसे कि ये वर्ष आपके सामने है, चलो मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। चलो बताओ 6 और 11 में कौन सा 6 साल में रिपीट होगा, कौन सा 11 साल में रिपीट होगा। ये सारे ईयर्स मैंने लिख दिया आपके सामने, ये सारे ईयर्स लिख दिए। सर ये लीप ईयर के तुरंत बाद है तो ये 6 साल में रिपीट होगा, ये 11 ये 11 ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 6 साल में रिपीट होगा। अगर आप भूल गए कि 6 में कौन सा रिपीट है, 11 में कौन सा रिपीट है, तो चिंता मत करो। अगर आप भूल गए तो पूछो क्यों, क्यों चिंता ना करो, वो इसीलिए क्योंकि अगर आप इसमें 11 जोड़ दोगे ना गलती से तो 2005 और 11 बन जाएगा 2016, और 5 और 16 का कैलेंडर तो समान हो ही नहीं सकता, इसीलिए
तुम इसमें 6 जोड़ दोगे तो 1 और 6 कितना हो गया 2007, 2002 और 11 हो गया 2013, 3 और 11 हो गया 2014, 5 और 6 हो गया 2011। इसमें 11 जोड़, पहले हम 11 जोड़ते हैं, जब 11 नहीं जुड़ता तब हम 6 जोड़ते हैं। पहले हम 11 जोड़ते हैं 2018। अब देखो मैं इसमें अगर मैं 11 जोड़ दूं तो 9 और 11 2020 बन जाएगा, और 9 और 20 बेटा 20 होता है लीप ईयर, इसलिए इसमें 6 जुड़ेगा, और ये लीप ईयर के तुरंत बाद आ रहा है, 2008 के तुरंत बाद है, तो ये 2015 में रिपीट होगा। इसमें 11 जोड़ोगे ये 2021 में रिपीट होगा, इसमें 11 जोड़ोगे ये 2022 में रिपीट होगा। इसमें 11 नहीं जोड़ सकते, इसमें हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, ये 2019 में रिपीट होगा क्योंकि लीप ईयर के तुरंत बाद है। इसमें 11 जोड़ दोगे 2025 में रिपीट होगा, इसमें 11 जोड़ दोगे 2026 में रिपीट होगा। अब सर 2016 कब रिपीट होगा, 2016 कब रिपीट होगा या 2024 कब रिपीट होगा है, 2016 या 2024 कब रिपीट होगा। कोई भी लीप ईयर रिपीट होने में कितना समय लेता है, तो नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं 11 साल, और जो 11 में रिपीट होते हैं वो 6 साल में। लेकिन लीप ईयर को रिपीट होने में कितना समय लगता है बेटा, लीप ईयर को रिपीट होने में पूरा 28 साल लगते हैं, है ना। जो 2024 वर्ष चल रहा है ना, यही पूरा एज इट इज 24 वर्ष। 2028 मतलब 24 प्लस 28 कितना हो गया 40, 52, 2052 है ना, वहां जो वर्ष है वही 2024 में वर्ष है। लीप ईयर को रिपीट होने में पूरे 28 साल लग जाते हैं, 28 साल। 2016 का ये लीप ईयर है, लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होगा 2044 में, 2044 में, ठीक है। चलिए तो बेटा कितने साल में कितने दिन होते हैं या कितने महीने में कितने दिन होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अब हम ये पता लगाएंगे कि कोई भी दिन महीने में कितनी बार आता है और कोई भी दिन साल में कितनी बार आता है। क्या मुझे बता सकते हो कोई भी दिन महीने और साल में कितनी बार आता है, कोई भी दिन महीने और साल में कितनी बार आता है। 1898 मैंने कब लीप ईयर काउंट कर लिया भाई, 1898 मैंने लीप ईयर कब काउंट किया, मैंने कब काउंट कर लिया कि 1898 लीप ईयर है, हैं? क्यों भाई मैंने कब काउंट कर लिया 1898 लीप ईयर है। कैसे पता चलेगा कि कौन सी शताब्दी लीप ईयर नहीं, बेटा आज कैलेंडर का चौथा दिन है, और ये चीज मैंने पहली क्लास में समझाई थी। शताब्दी को पता लगाने के लिए वो लीप ईयर है कि नहीं 400 से भाग करते हैं, अगर 400 से भाग जा रहा है तो वो शताब्दी लीप ईयर है, 400 से भाग नहीं जा रहा तो वो लीप ईयर नहीं है। जैसे 2001 लीप ईयर है, 2001 लीप ईयर है। सी सेट के लिए बेटा चिंता मत करो, सी सेट के लिए यही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, एक नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा सी सेट वाले बच्चे डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड और कैलेंडर और क्लॉक, ये 4 चैप्टर जरूर पढ़ते हैं क्योंकि सी सेट में इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन जरूर बनता है, डाइस से, क्यूब एंड क्यूबॉइड से, कैलेंडर से और क्लॉक से। और बाकी तो बेसिक आपका यही आता है, नंबर वाले क्वेश्चन और अल्फाबेट वाले क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, नंबर और अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, और फिर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन हो गया, सिलॉक्स हो गया, सिलॉक्स, ठीक है। हाँ जी, तो बेटा अगर मैं बात करूं महीने में, तो आपको पता है कि जो महीने में हमारे दिन होते हैं वो 28, 29, 30, 31 होते हैं। भाई 28 तारीख का महीना होता है, 29 तारीख का महीना होता है, 30 तारीख का महीना होता है और 31 तारीख का महीना होता है। मुझे ये बताओ 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन कितनी बार आएगा, 28 तारीख के महीने में कोई भी दिन कितनी बार आएगा। जैसे मान लो फरवरी 2023 की है, फरवरी 2023 में 1900 बेटा लीप ईयर नहीं है, 1900 में 400 से भाग नहीं जा रहा, 1900 साधारण वर्ष है ना। ये बताओ 28 मतलब फरवरी 2023 की अगर मैं बात करूं, फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में कितने संडे थे, ये बताओ फरवरी 2023 में कितने मंडे थे, कितने ट्यूसडे थे, कितने वेडनेसडे थे, कितने थर्सडे थे, कितने फ्राइडे थे, कितने सैटरडे थे और कितने संडे थे। बेटा फरवरी हम किसी भी वर्ष की उठा ले, फरवरी हम किसी भी साधारण वर्ष की अगर उठा ले, तो किसी भी नॉर्मल ईयर की फरवरी में 28 दिन होते हैं, और 28 दिन का मतलब यह है कि हर दिन बेटा 4 आते हैं। फरवरी आप किसी भी नॉर्मल ईयर को उठा लो, चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे फरवरी का पहला दिन कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। फरवरी में हर दिन बेटा 4 बार होते हैं, हर फरवरी में 4 मंडे होते हैं, हर फरवरी में 4 ट्यूसडे होते हैं, हर फरवरी का मतलब जो नॉर्मल ईयर की फरवरी है, लीप ईयर की फरवरी को छोड़कर हर फरवरी में 4 मंडे, 4 ट्यूसडे, 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 सैटरडे, 4 संडे, है ना। जी हाँ, आप चेक कर सकते हो, गूगल पे चेक कर लो बेटा, फरवरी आप किसी भी नॉर्मल ईयर की उठा लो, चाहे फरवरी का पहला दिन मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फरवरी का पहला दिन क्या। फरवरी में सारे दिन 4 बार आते हैं, तो बेटा 28 दिन का अगर महीना है, 28 दिन का अगर महीना है तो कोई एक ऐसा दिन है में से जो 5 बार आ सकता है, कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। 28 दिन के महीने में सारे दिन 4 बार आते हैं, लेकिन अगर फरवरी 29 की है तो महीने का जो पहला दिन है सिर्फ वही दिन उस महीने में 5 बार आएगा, क्योंकि जो महीने का पहला दिन होगा 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक सारे दिन बेटा 4 बार आ जाएंगे, सारे दिन 4 बार आ जाएंगे, समझ रहे हो। और जो 1 फरवरी का दिन है वही 29 फरवरी का दिन है, यानी कि 29 फरवरी से 5वां हफ्ता शुरू हो जाएगा। तो जो 29 फरवरी वाला दिन है यानी कि जो महीने का पहला दिन है सिर्फ वही दिन ऐसा है जो इस महीने में 5 बार आएगा, बाकी सारे दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। अच्छा अगर वो 30 दिन का महीना है तो 30 दिन के महीने में पहले 2 दिन ऐसे होते हैं जो उस महीने में 5 होते हैं, बाकी वो 4 बार होते हैं। 2001 लीप ईयर नहीं है, 2000 लीप ईयर है। 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन ऐसे होते हैं जो उस महीने में 5 बार आते हैं, बाकी सारे दिन 4 बार आते हैं। पहले 3 दिन आखिरी 3 दिन, पहले 2 दिन आखिरी 2 दिन, पहला दिन आखिरी दिन, समझ रहे हो। हाँ जी, तो किसी भी महीने में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आता है, तो महीने में कोई भी दिन कम से कम बेटा 4 बार आता है, और महीने में कोई भी दिन ज्यादा से ज्यादा कितनी बार आ सकता है, 5 बार आ सकता है। महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार और ज्यादा से ज्यादा 5 बार आ सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 बार। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। 2024 का कैलेंडर ले लेते हैं, 2024 का कैलेंडर ले लेते हैं। 2024 में फरवरी जो होगी ना उसमें जो पहला दिन होगा वो 5 आ रहे होंगे, और 2023 की फरवरी में सारे दिन, 2023 की फरवरी में सारे दिन बेटा 4 बार होंगे। तो पहले 2023 चेक करा देता हूँ तुम्हें, 2023 का कैलेंडर चेक कर लो। हाँ जी, देखो ये 2023 का कैलेंडर है आपके सामने, आप देख पा रहे होंगे इस कैलेंडर को, ये वर्ष 2023 का कैलेंडर है। तो मैंने आपको जो कंसेप्ट समझाया वो ये कंसेप्ट है कि जनवरी 31 दिन का महीना होता है, जनवरी जो है वो 31 दिन का महीना है। 31 दिन के महीने में पहले 3 दिन ऐसे होते हैं जो उस महीने में 5 होते हैं। देखो पहला दिन संडे है, दूसरा दिन मंडे है, तीसरा दिन ट्यूसडे है, तो संडे मंडे ट्यूसडे सिर्फ यही दिन ऐसे हैं जो 5 होंगे, बाकी सारे दिन 4 होंगे। देखना जनवरी में 5 संडे है कि नहीं है, सर बिल्कुल है, क्योंकि पहला दिन संडे है, और जो पहला दिन होता है 29 तारीख का दिन होता है। देखो दूसरा दिन मंडे है तो मंडे भी 5 है, मंडे भी 5 है, और तीसरा दिन ट्यूसडे है तो ट्यूसडे भी 5 है, बाकी सारे दिन बेटा 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। 4 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, लेकिन 5 संडे, 5 मंडे और 5 ट्यूसडे, तभी तो टोटल दिन 31 बनेंगे। 5 या 15 और 4 चौक 16, 15 और 16 31। देखो फरवरी 2023 की है, फरवरी 2023 की 28 दिन है, यानी कि इस महीने में सारे दिन 4 बार होंगे, कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता, कोई भी दिन।
चाहे पहला दिन कुछ भी हो, देखो 4 वेडनेसडे है, 4 थर्सडे, 4 फ्राइडे, 4 सैटरडे, 4 संडे, 4 मंडे और 4 ही ट्यूसडे है। तो फरवरी किसी भी नॉर्मल ईयर की हो, हर दिन 4 बार होंगे। देखो मार्च फिर से 31 दिन का महीना है, तो पहले 3 दिन 5 बार है। अप्रैल 30 दिन का महीना है, अप्रैल 30 दिन का महीना है, तो इसमें सिर्फ पहले 2 दिन 5 बार होंगे। देखो पहला दिन सैटरडे तो ये 5 है, और दूसरा दिन संडे है तो ये 5 है। तो सैटरडे और संडे 5 है, बाकी सारे दिन 4 बार है। बाकी सारे दिन हमारे कितने हैं? बाकी सारे दिन हमारे 4 बार है। बाकी सारे दिन हमारे कितने हैं? बाकी सारे दिन हमारे 4 बार है। समझ लो, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ गया कि किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है, किसी भी महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है। अब हम बात करते हैं साल, किसी भी साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है। बेटा अगर मैं साल की बात करूं तो साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब 52 सप्ताह बनेंगे, 52 वीक्स। तो साल में कोई भी दिन 52 टाइम्स आता है, कम से कम 52 बार। लेकिन जो 1 जनवरी का दिन होता है ना बेटा, वही 31 दिसंबर का दिन होता है। मैंने आपको समझाया था नॉर्मल ईयर में जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। हमारी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उस दिन खत्म होती है। तो जो आखिरी दिन होता है वही पहला दिन है, तो जो आखिरी दिन है वही उस साल में 53 बार आता है। लेकिन अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में पहले 2 दिन होते हैं जो 53 बार आते हैं। नॉर्मल ईयर का सिर्फ पहला या आखिरी दिन, और लीप ईयर के सिर्फ पहले 2 या आखिरी के 2 दिन 53 होंगे, बाकी सब 52 बार होंगे। तो ये मंथ का कंसेप्ट है और ये साल का कंसेप्ट है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन बनाते हैं। वर्ष 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? तो इसके लिए मुझे 1 जनवरी 2020 का दिन पता होना चाहिए। 1 जनवरी 2020 का कौन सा दिन है, तभी तो मैं बता सकता हूं कि कितनी बार बुधवार आएगा। तो फटाफट से आप 1 जनवरी 2020 का दिन कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे जनवरी 2020 का दिन? कैसे कैलकुलेट करोगे सर? आज की डेट से कंपेयर कर लेते हैं। आज क्या है? 9 अप्रैल है। आज क्या है? 9 अप्रैल 2024। 20 और 24 बेटा 4 साल का अंतर है। लीप ईयर 20 भी काउंट होगा, 24 भी काउंट होगा। 6 आगे जाने पर प्लस का 6 आ गया। महीने बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में कितने दिन बचे? 31 माइनस का 1, 30 दिन बचे। फरवरी में 0, 28 दिन लेने हैं क्योंकि वो ऑलरेडी लीप पीरियड हो गए। मार्च का 3, अप्रैल में दी हुई तारीख 9, 30 का मतलब 2, 2 और 3 5, 9 का मतलब 2, 3 और 2 5 और 2 7, 7 का मतलब 0। यानी कि प्लस 6 करना। नहीं प्लस 6 नहीं करना बेटा। 2024 का दिन पता है ट्यूसडे, और 2020 का दिन पता लगाना। कैलेंडर में पीछे जाना है, पीछे पीछे जाने पर -6 यानी कि +1। तो 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था। तो 1 जनवरी 2020 को वेंसडे था, तो ये लीप ईयर का पहला दिन वेंसडे है। और हमें पता है लीप ईयर में साल के 2 दिन कितनी बार आते हैं? 53 बार। तो कुल कितनी बार बुधवार आएगा? 53 बार, क्योंकि ये साल का पहला दिन है। अगर ये दूसरा भी दिन होता तो भी ये 53 बार आता। तो साल के पहले 2 दिन 53 बार आएंगे, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। स्पेशल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, सीक्वेंस एंड स्पेलिंग। अबे यार ये जो सब पढ़ा है ना न्यूमेरिकल में, सारे नंबर वाले क्वेश्चन है। स्पेशल में कुछ नहीं है भाई। जो देखो रीजनिंग फिर 2 हिस्सों में बटी है, एक तो वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये सारा जो पार्ट है ना वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, सब वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। अगस्त 2020 में रविवार को कितनी बार आएगा? इसके लिए तुम्हें 1 अगस्त 2020 का दिन पता होना चाहिए। ये कैसे निकालोगे? अभी तुमने देखा था कि 1 जनवरी 2020 को वेंसडे है, तो इसके रेफरेंस से निकाल लो, क्योंकि तुमने भी थोड़ी देर पहले पता लगाया था। जनवरी अगस्त में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में कितने दिन बचे? 30। अच्छा यहाँ पे जो फरवरी है वो 29 की काउंट करोगे, क्योंकि 2020 हमने सेम ईयर दे रखे। ईयर के बीच में और डेज नहीं निकाले, और ये लीप ईयर है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 30 का मतलब 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 1 16, 16 का मतलब 2। अच्छा मंथ में आगे जा रहे हैं पीछे। जनवरी का दिन पता, अगस्त का निकालना है, आगे जा रहा है थर्सडे फ्राइडे। तो बेटा 1 अगस्त 2020 को फ्राइडे है। अगस्त ना 31 तारीख का महीना है। अगस्त जो है वो 31 तारीख का महीना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगस्त जो है हमारा वो 31 तारीख का महीना है। तो पहले 3 दिन 5 बार आएंगे, यानी कि फ्राइडे 5 होंगे, दूसरा दिन सैटरडे भी 5 होंगे, तीसरा दिन संडे भी 5 होंगे। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये सब 4 बार होंगे। तो अगस्त 2020 में कुल कितनी बार रविवार आएगा? अगस्त 2020 में 5 बार रविवार आएगा। कितनी बार रविवार आएगा? 5 बार रविवार आएगा। ठीक है, 5 बार रविवार आएगा। तो भाई साहब कल की जब आप क्लास अटेंड करोगे ना, कल, तो कल की क्लास सिर्फ वही बच्चा अटेंड करेगा जो इन 45 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। तो कल की क्लास अटेंड करने से पहले, कल की क्लास से पहले अगर आप इन 45 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करते हो तो आप कल का लेक्चर प्लीज मत देखना। ठीक है, कल की क्लास से पहले 45 क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना ही करना है। ठीक है, चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। शिवांगी, स्वप्निल, दिनेश, अक्षर, शुभजीत, क्या हाल चाल? सिंटू, संदीप, कमलेश कुमार, स्वप्निल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार एकदम झकास। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, मॉर्निंग। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे कैलेंडर चैप्टर शुभजीत। कैलेंडर चैप्टर में काफी सारे लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, और मैंने आप लोगों से बोला था कि आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा। आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिसने है ना अभी तक कराए गए सारे प्रश्नों के क्या दिए होंगे, मतलब रिवीजन कर लिया होगा, है ना। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, अगर इन सबका रिवीजन करके आप आए हो तभी आज का लेक्चर अटेंड करना, वरना आज के लेक्चर अटेंड करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से रेस्ट करो, माता रानी का नाम लो, बोलो जय माता दी, और ठीक है पहले रिवीजन करो। ठीक है, ये 45 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, 45 क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं। 15 अगस्त 2021 क्या पूछना चाह रहे हो, है ना, क्या पूछना चाह रहे हो? सर नींद आ रही थी, आपका झकास सुनते के बाद पूरी फ्रेश हो गए। हाँ जी, 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन कराएंगे भाई। क्यों? मुझे उत्तर गलत देखो। 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप आज की डेट से कंपेयर कर लो, या फिर एक स्टैंडर्ड अप्रोच है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड भी सिखाऊंगा, आज की डेट से कंपेयर करना भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, दोनों मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन। अच्छा हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, मैं विदिन अ मिनट आपका रिवीजन करवा देता हूं, विदिन अ मिनट। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्या होते हैं? लीप ईयर्स को पहचानने के लिए हम 4 या 400 से भाग करते हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? दूसरी चीज हमने पढ़ी व्हाट आर द ऑड डेज। ऑड डेज होता है रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को भी हम दिन कहते हैं। अच्छा, जब हम कैलेंडर में आगे जा रहे होते हैं तो हम प्लस कर देते हैं, ऑड डेज को पीछे जा रहे होते हैं तो माइनस कर देते हैं। ऑड डेज निकालने की ट्रिक क्या है? दिनों की कुल संख्या निकालो, 7 से भाग कर दो, जितना रिमाइंडर बचेगा वही ऑड डेज है। अगर मान लो साल का अंतर दिया हुआ है तो उस साल में लीप ईयर जोड़ दो, फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, वही ऑड डेज है। अगर मान लो मंथ्स दिए हुए हैं तो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालोगे? पहले महीने में बचे हुए दिन, पहले महीने में बचे हुए दिन, है ना, और आखिरी महीने में दी हुई तारीख, तो टोटल दिनों की संख्या निकल आती है, फिर 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। समझ रहे हो? हाँ जी।
अगस्त 2020 में कुल कितनी बार रविवार था? तो हमने बेटा 1 अगस्त का दिन निकाला, 1 अगस्त का फ्राइडे आ गया, अगस्त 31 तारीख का महीना होता है, तो बेटा 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन, उस महीने में 5 बार आते हैं, तो अगर 1 तारीख का फ्राइडे है तो 2 तारीख का सैटरडे होगा, 3 तारीख का संडे होगा, तो 1 अगस्त महीने के पहले 3 दिन हो गए, तो ये तीनों दिन बेटा 5 बार आएंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे, और बाकी के जो दिन होंगे वो 4-4 बार आएंगे। समझ लो? तो हमसे पूछा कि कुल कितने रविवार है अगस्त 2020 में, तो बेटा 5 रविवार है। ठीक है, कितने रविवार हो गए? 5 रविवार हो गए। समझ लो? तो साल में कोई भी दिन कितनी बार आता है वो डिपेंड करता है कि साल का पहला दिन कौन सा है, महीने में कोई भी दिन कितनी बार आता है वो डिपेंड करता है महीने का पहला दिन कौन सा है। तो साल के लिए हमें साल का पहला दिन चाहिए, महीने के लिए हमें महीने का पहला दिन चाहिए। ठीक है, नॉर्मल ईयर का पहला आखिरी दिन एक जैसा होता है, लीप ईयर का पहला जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन पे लीप ईयर खत्म होती है। ठीक है, चलिए साहब, अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको ऑड डेज निकालने की ट्रिक सिखाई थी ना, ऑड डेज निकालने की ट्रिक। चलो आप लोग एक काम करो, 100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे ये कैलकुलेट करके मुझे बताओ। हाउ मेनी ऑड डेज आर इन, है ना, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ सेंचुरी, ठीक है, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन अ सेंचुरी, है ना, आर इन सेंचुरी, या फिर आर इन 100 ईयर्स। एक शताब्दी या 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक शताब्दी या 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर्स, और ब्रैकेट में लिख लो सेंचुरी। एक शताब्दी या फिर ओके, लोगों की क्लास बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, हाँ, और मैंने सब कुछ पढ़ा दिया यार, हद है। चलो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, जो भी मैंने कुछ पढ़ाया। देखो, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 100 ईयर, एक शताब्दी में या 100 वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, सॉरी कितने ऑड डेज होते हैं। तो हम जानते हैं कि बेटा अगर ऑड डेज की वैल्यू निकालनी है तो हमें दिनों की कुल संख्या पता होना चाहिए, और दिनों की कुल संख्या में हम 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालते हैं। लेकिन पूरे 100 वर्ष में कितने दिन होंगे ये कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल है। तो ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है बेटा? क्या ट्रिक है? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो जनरली 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, हालांकि चौथी शताब्दी में 25 लीप ईयर भी होते हैं, लेकिन जनरली 100 वर्ष में 24 लीप ईयर होते हैं, तो 100 प्लस 24 124 हमारे बन गए ऑड डेज। लेकिन ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 कम 7 कितना बचा? 5 तो फाइनली 5 बचा। तो भैया 100 वर्ष में कितने ऑड डेज आ गए हमारे? 5 निकल कर आ गए। अब आप कैलकुलेट करके बताओ बेटा, कैलेंडर के पहले 100 साल में कितने ऑड डेज है? पहले 200 साल में, पहले 300 साल में, पहले 400 साल में। कैलेंडर की पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी, इनमें ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, जल्दी से ऑड डेज की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। रिपीट कर तो दिया मेरे भाई। हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ बेटा, फटाफट से। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर दिया, वीर आर्या, गजब, बहुत बढ़िया वीर। तो देखो, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। हम जानते हैं कि वर्ष को ऑड डेज में बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें लीप ईयर जोड़ देने होते हैं। बेटा ऑड डेज की वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो जब भी आपकी वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दो। रिपीट करता हूं बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम ऑड डेज। 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, तो 100 में 24 ऐड कर दो, 124 बन गए ऑड डेज। ऑड डेज की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकाल दिया। चलो बेटा, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, तो 100 और 24 124, ठीक है, लेकिन वैल्यू कभी भी 7 या 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो 7 से भाग करके रिमाइंडर पता करो, 7 कम 7 बचे 5 तो 49, फाइनली कितना बचा? 5 बचा, फाइनली 5 बचा। बेटा 200 साल में 48 लीप ईयर होते हैं, तो 200 प्लस 48 248, तो 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, तो 7 21 बचे 3, 7 5 35, फाइनली कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, 5 दूनी 10 भी कह सकते हो, एक बच्चे ने बिल्कुल सही कहा 5 दूनी 10, लेकिन 10 का मतलब बेटा 3 होता है। 10 को 10 नहीं लिखोगे, 10 को 3 लिखोगे, 3। 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 300 साल में कितने लीप ईयर होते हैं? 300 साल में 72 लीप ईयर होते हैं। 300 प्लस 72 372, 300 प्लस 72 372, 7 से भाग करो बेटा, 7 5 35 बचे 2, 7 21, फाइनली कितना बचा? 1 बचा, फाइनली कितना बचा? 1 बचा। और फाइनली 400 साल में कितने होंगे लीप ईयर? बेटा पूरे 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, 400 प्लस 97 497, तो 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 7 कुछ नहीं रिमाइंडर, यानी कि 5301 5310 तो ये हमारे ऑड डेज आ गए। ठीक है, ईयर्स में ये हमारे ऑड डेज आ गए, सेंचुरीज में ऑड डेज आ गए, यानी कि पहले 100 वर्ष में 5 ऑड डेज होते हैं, पहले 200 वर्ष में 3 ऑड डे होते हैं, पहले 300 वर्ष में 1 ऑड डे, और पहले मतलब जो कैलेंडर के 400 वर्ष है उसमें 0 ऑड डे। अब ये जो 5310 है ना, यही 5310 बेटा बार बार रिपीट होगा, यही 5310 बार बार रिपीट होगा। हम 400 की टेबल बना लेंगे, हम 400 का मल्टीपल कर लेंगे, 400 में 0 ऑड डे होते हैं, तो हर 400 साल बाद 0 ही ऑड डे होंगे, 400 की साइकिल बनेगी यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं पूछूं 500 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 600 साल में कितने ऑड डेज होंगे, 700 में कितने ऑड डेज होंगे, 800 में कितने ऑड डेज होंगे, 900 में कितने ऑड डेज होंगे, निकालना जरा। 1000 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, 1100 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, और 1200 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे। जल्दी से मुझे ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ, यही 5310 की साइकिल से ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ, फटाफट से जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अरे मार्कर कहां गया हमारा? मार्कर किसने चोरी कर लिया भाई? हाँ जी, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना,
500 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 400 प्लस 100 0 प्लस 5 5, 600 को 400 प्लस 200 0 प्लस 3 3, 700 को 400 प्लस 300 0 प्लस 1 1, 800 बेटा 400 का डबल 0, 900 400 का डबल प्लस 400 का डबल प्लस 100 0 प्लस 5 5, 1000, 800 प्लस 200 200 में 3, 1100, 800 प्लस 300 0 प्लस 1 1, 1200 बेटा 400 का मल्टीपल है। तो आपने एक चीज देखी, यही 5310 ऑड डेज बार बार रिपीट हो रहे हैं, यही 5310 ऑड डेज हमारे बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में लगते हैं बेटा 11 साल, नहीं तो 6 साल। ठीक है, अगर हम कोई ऐसी सेंचुरी क्रॉस नहीं कर रहे जो लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर वाली सेंचुरी क्रॉस करें तो वहां पे बेसिक कांसेप्ट यूज होगा। और किसी भी लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं बेटा 28 साल, लेकिन पूरी की पूरी एक सेंचुरी को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? पूरे के पूरे 100 वर्ष को रिपीट होने में कितने साल लगते हैं? बेटा पूरे के पूरे 100 वर्ष को रिपीट होने में 400 साल लगते हैं, 400 साल। ठीक 400 साल बाद वही सेंचुरी एज इट इज रिपीट हो जाती है। आपको पता है कि जो कैलेंडर है उसमें अनंत साल नहीं लिखे गए, कैलेंडर हमारा साइक्लिक मोड पे घूम रहा है। कैलेंडर में सिर्फ 400 साल ही लिखे गए और यही 400 साल अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। देखो कैलेंडर इस तरीके से घूम रहा है, लाइक दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको पता है कि अभी 2024 है, जैसे आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 10 अप्रैल 2024। आज क्या है भाई? आज है 10 अप्रैल 2024। क्या मुझे बता सकते हो हम कौन सी शताब्दी में है ना? हमारी जो शताब्दी है वो कौन सी है? विच सेंचुरी इज दिस? ठीक है, कौन सी सेंचुरी है? क्या कोई मुझे बता सकता है ना इस सेंचुरी के बारे में कि हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? है ना, हम किस शताब्दी में जी रहे हैं? 10 अप्रैल 2024 का मतलब है 2024 का मतलब है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी। और 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है, 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है। 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है, 20 शताब्दी पूरी हो चुकी है और 21वीं शताब्दी शुरू हो गई। जैसे जब आप मैच देखते हो, क्रिकेट मैच देखते हो, तो मैच में जब 2.1 ओवर होता है, तो 2.1 ओवर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तीसरे ओवर की पहली बॉल, तीसरे ओवर की पहली बॉल, यही तो इसका मीनिंग होता है भाई। 2.1 ओवर का मतलब क्या है कि तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। तो 2024 का मतलब क्या है कि 20वीं शताब्दी नहीं है, 21वीं शताब्दी शुरू हो गई है। अच्छा, एक्चुअल में जो 21वीं शताब्दी है वो कैलेंडर में कौन सी शताब्दी है? वो कैलेंडर में कौन सी शताब्दी है? सर कैलेंडर में सिर्फ 4 ही टाइप की शताब्दी होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन 4 शताब्दी के अलावा कैलेंडर में आज तक कोई शताब्दी नहीं बनी है। यही 4 शताब्दी बेटा बार बार रिपीट हो रही है, यही 4 शताब्दी बार बार रिपीट हो रही है, यही 4 शताब्दी बार बार रिपीट हो रही है। देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कैलेंडर में सिर्फ 4 सेंचुरी होती है और यही 4 सेंचुरी अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। ठीक है, तो क्या मुझे बता सकते हो ये जो 21st सेंचुरी है, ये बेसिकली कौन सी सेंचुरी है? इज इट अ फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, फोर्थ सेंचुरी? ये कौन सी शताब्दी है? विच सेंचुरी इज दिस? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? हाँ जी, तो बेटा 21st सेंचुरी का मतलब पता है क्या? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। 21 का मतलब ये है बेसिकली हम फर्स्ट सेंचुरी में ही जी रहे हैं। ये जो 21st सेंचुरी है ना, बेसिकली ये जो 21st सेंचुरी है ना, 21st जो सेंचुरी है ये कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी है, ये कैलेंडर की फर्स्ट सेंचुरी है, यानी कि पहली शताब्दी। हम पहली शताब्दी के 24वें वर्ष पर हैं, हम पहली शताब्दी के, ये जो शताब्दी चल रही है ये 21st सेंचुरी तो है एक्चुअल में, लेकिन जब कैलेंडर बनाता तो कैलेंडर का ये फर्स्ट सेंचुरी है और फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है ना, फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है, समझ लो? हाँ जी, फर्स्ट सेंचुरी का 24th ईयर है। सर 400 जो बता रहे हैं उसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, बेटा 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 ना तुम गधे हो गया। 400 को 7 से भाग दिया करना, ईयर्स प्लस लीप ईयर, इसमें पहले लीप ईयर जोड़ो 97, 400 प्लस 97 497, देन आफ्टर यू विल डिवाइड फ्रॉम 7। फर्स्ट यू हैव टू ऐड लीप ईयर इन ईयर्स। ठीक है भाई, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। समझ रहे हो? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। चलिए दोस्तों, तो कैलेंडर में सिर्फ 4 टाइप की शताब्दी होती है ना? कैलेंडर में सिर्फ 4 टाइप की शताब्दी होती है, इसीलिए कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होगा। इसीलिए कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है कि सेंचुरी का फर्स्ट और लास्ट डे क्या होगा, क्योंकि कैलेंडर में यही 4 टाइप की शताब्दी है, इनके अलावा कोई शताब्दी नहीं है। इसीलिए कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है, इनके जो ऑड डेज है वो है 5310, है ना? तो कैलेंडर में क्वेश्चन बनता है कि सेंचुरी का कोई भी लास्ट डे क्या हो सकता है और सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या हो सकता है, सेंचुरी का लास्ट और फर्स्ट डे से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो ऑड डेज है ना, हमें पता है ऑड डेज किस हिसाब से बने हैं? सर ऑड डेज बने हैं दिनों के हिसाब से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जो कैलेंडर का पहला दिन था वो मंडे था, डेट वाज मंडे। सेकंड जो डे था वो ट्यूसडे था, थर्ड डे फ्राइडे, वेडनेसडे था, फोर्थ थर्सडे, फिफ्थ फ्राइडे, सिक्स सैटरडे और सातवां यानी कि 0 यानी कि संडे था। तो यही ऑड डेज होते हैं, है ना? तो ये जो ऑड डेज है ना सेंचुरी के 5310, यही हमारे लास्ट डे है। 5 का मतलब क्या है? फ्राइडे, यानी कि जो भी फर्स्ट सेंचुरी है उसका आखिरी दिन हमेशा फ्राइडे होगा। जो भी जितनी भी फर्स्ट सेंचुरी है उनका लास्ट डे क्या होगा? उनका लास्ट डे हमेशा फ्राइडे ही होगा, है ना? जितनी भी फर्स्ट सेंचुरी है 31 दिसंबर 2100 को क्या होगा? 100% फ्राइडे ही होगा। जितनी भी टाइप की हमारी फर्स्ट सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है वेंसडे। जितनी भी सेकंड सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा वेंसडे होगा, जितनी भी सेकंड सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा क्या होगा? वेंसडे होगा, है ना? 31 दिसंबर 1800। आप लोग चेक करो, अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, क्योंकि 1800 क्या है? 1800 सेकंड सेंचुरी है और ये सारी की सारी फर्स्ट सेंचुरी है। ये फर्स्ट सेंचुरी के लास्ट डे है, ये सेकंड सेंचुरी के लास्ट है। जितनी भी थर्ड सेंचुरी है, 1 का मतलब मंडे, उनका लास्ट डे हमेशा मंडे होगा। थर्ड सेंचुरी का मतलब हो गया 31 दिसंबर, थर्ड हम ले सकते हैं 1500, कौन सा दिन होगा? वेडनेसडे होगा। और जितनी भी फोर्थ सेंचुरी है 0 का मतलब उनका लास्ट डे संडे होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2000, 100% क्या होगा? 100% संडे होगा। तो जितनी भी टाइप की फर्स्ट सेंचुरी है उनका लास्ट डे हमेशा क्या होगा? उनका लास्ट डे हमेशा संडे होगा, उनका लास्ट डे हमेशा वेडनेसडे होगा। फोर्थ का, चलो मैं इस चीज को प्रूव करता हूं। पहले कौन सी देखना चाहोगे तुम? फोर्थ सेंचुरी देखना चाहोगे? फोर्थ सेंचुरी का लास्ट डे हमेशा संडे होता है। और फोर्थ सेंचुरी कौन सी है सर? 2000, 31 दिसंबर 2000 का दिन दिखाता हूं। 100% क्या निकलेगा? 100% संडे निकलेगा। संडे नहीं निकलेगा तो फिर हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको। 31 दिसंबर 2000 संडे है और बेटा 31 दिसंबर 1600 का भी संडे होगा। 1600 अगर मैं 2000 की जगह 1600 कर दूं ना, 1600 ये भी संडे होगा 100%। देखो, वरना हम गलत पढ़ा रहे हैं आपको। 31 दिसंबर 1600 को भी संडे है। देखो 31 दिसंबर 1200 कर दूं, 1200 भी फोर्थ सेंचुरी है ना, तो देखो 1200 100% क्या होगा? संडे होगा, वरना हम गलत पढ़ा रहे हैं।
चलो अब मैं आपको ना फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे बताता हूँ। पहली सेंचुरी यानी कि 31 दिसंबर 2100। और फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या था? फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे क्या था? फर्स्ट सेंचुरी का लास्ट डे था 5 का मतलब फ्राइडे। 100% फ्राइडे होगा, वरना आप सभी को 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर दिए जाएंगे। तो 31 दिसंबर 2100 को फ्राइडे। अब देखो 31 दिसंबर 1700 का दिन बताऊं, 1700 भी पहली सेंचुरी है, 1700 भी हमारी पहली सेंचुरी है। 5 का मतलब फ्राइडे, 31 दिसंबर 17 फ्राइडे। और आपको चेक करना है, और आपको चेक करना है बेटा, 500 में 121 लीप ईयर नहीं होते घरे। 400 प्लस 100 ऐसे तोड़ोगे उसको। 500 वर्ष में 121 लीप ईयर नहीं होते हैं। 500 वर्ष में 97 प्लस 24, 97 प्लस 24 कितने हो गए? अरे यार 500 में कितने हो गए? 400 में 97 लीप ईयर हुए, फिर 24 लीप ईयर हुए, 7 और 11 9 और 2 11 और एक 12, हाँ 121 ही हो गए। 500 प्लस 121 कितना हो गया? 621। 7 से भाग करो, 7 8 56, 7 8 56, 56 के बाद कितना बचा? 6 बचा। फिर 7 8 56, 56 के बाद 5 बचा। अब तुमने तुमने अपना दिमाग लगा लिया पूरा है, तूने अपना भाई साहब अपना दिमाग लगा लिया आपने। 500 प्लस 121, 621, 621 को 7 से भाग करोगे तो बेटा 5 बचेगा, 5 6 नहीं बचेगा। डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो तो सेंचुरी के लास्ट डे आप लोगों को पता चल गया, सेंचुरी के लास्ट डे पता चल गया। अब जैसे सेंचुरी के लास्ट डे फिक्स होते हैं, वैसे ही सेंचुरी के ना फर्स्ट डे भी फिक्स होते हैं। वैसे ही सेंचुरी के फर्स्ट डे भी फिक्स होते हैं, फर्स्ट डे। अच्छा, जो पहली शताब्दी अगर फ्राइडे पे खत्म हो रही है, अच्छा ये बताओ कौन कौन से दिन ऐसे जो कभी सेंचुरी के लास्ट डे नहीं बन सकते? सर संडे मंडे फ्राइडे वेडनेसडे। कौन कौन से दिन है? संडे मंडे ट्यूसडे सेंचुरी का लास्ट डे कभी नहीं बन सकता। थर्सडे सेंचुरी का लास्ट डे कभी नहीं बन सकता, सैटरडे। तो टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये कभी भी किसी शताब्दी के लास्ट डे नहीं बन सकते। अच्छा, फर्स्ट सेंचुरी अगर फ्राइडे पर खत्म हुई, फर्स्ट सेंचुरी अगर मंथ का कोई कोड याद नहीं करना, फर्स्ट सेंचुरी अगर फ्राइडे पर खत्म हुई तो उसके अगले दिन सैटरडे से सेकंड सेंचुरी शुरू होगी कि नहीं होगी? भाई अगर आज पहली शताब्दी का आखिरी दिन है तो कल दूसरी शताब्दी का पहला दिन होगा। तो आज अगर फ्राइडे है तो कल सैटरडे होगा। तो अगर फर्स्ट सेंचुरी फ्राइडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट डे सैटरडे से सेकंड सेंचुरी शुरू होगी। सेकंड सेंचुरी वेडनेसडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट दिन थर्सडे से थर्ड सेंचुरी शुरू होगी। थर्ड सेंचुरी मंडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट दिन ट्यूसडे से फोर्थ सेंचुरी शुरू होगी। फोर्थ सेंचुरी संडे पे खत्म हो रही है तो उसके नेक्स्ट दिन मंडे से फर्स्ट सेंचुरी शुरू होगी। और बेटा फर्स्ट सेंचुरी का पहला दिन क्या है? मंडे। और मैं आपको यही समझा रहा था कि कैलेंडर की शुरुआत मंडे से हुई है। बेटा देखो पहली शताब्दी का पहला दिन यही कैलेंडर का पहला दिन था। तो दीस आर द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। ये मंडे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये पहले दिन हो सकते हैं। कौन कौन से पहले दिन नहीं हो सकते? संडे का भी पहले दिन नहीं हो सकता, वेडनेसडे का भी पहला दिन नहीं हो सकता, फ्राइडे का भी पहला दिन नहीं हो सकता शताब्दी का। कहने का मतलब है जो सेंचुरी के फर्स्ट डे होते हैं वो लास्ट डे नहीं होते, जो लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे दोनों में कॉमन है। मंडे को छोड़कर बेटा सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डे अलग अलग है। तो अब मैं सेंचुरी का फर्स्ट डे प्रूव करता हूं। जितनी भी पहली टाइप की शताब्दी है उनका पहला दिन आपको हमेशा क्या मिलेगा? उनका पहला दिन आपको हमेशा क्या मिलेगा? मंडे मिलेगा। जितनी भी पहली शताब्दियां हैं, जैसे 1 जनवरी 001, 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 भी बेटा पहली शताब्दी है। 1 जनवरी 2001 भी पहली शताब्दी है, क्योंकि 21वीं शताब्दी है ना, 21वीं पहली शताब्दी होती है। और 1 जनवरी 1601, 1 जनवरी 1601 भी बेटा कौन सी है? पहली शताब्दी है। ये बेसिकली 17वीं शताब्दी है। 17वीं का मतलब पहली शताब्दी, 21वीं का मतलब पहली शताब्दी। ये 21st सेंचुरी है ना? ये 21st सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये 17th सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये 17th सेंचुरी का फर्स्ट डे है। और ये फर्स्ट सेंचुरी है ये सीधा फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये फर्स्ट सेंचुरी का फर्स्ट डे है। ये सारे प्रूफ करता हूं मैं। ये सारे प्रूफ करता हूं। 1 जनवरी 1601 को मंडे है कि नहीं है? 1 जनवरी 1601 को मंडे है कि नहीं है? प्रूफ कर लेते हैं। कहीं हम आपको धोखा तो नहीं दे रहे? कहीं हम आपको उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ा जा रहे? 1 जनवरी 1601 ये है 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी बोले तो फर्स्ट सेंचुरी। और क्या दिन आना चाहिए? पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था। 1 जनवरी 1601 मंडे। 1 जनवरी 1601 मंडे, बहुत बढ़िया। और 21वीं शताब्दी का पहला दिन क्या होगा? 2001। यह है 21वीं शताब्दी का पहला दिन मंडे। 1 जनवरी 2001 मंडे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। 801 भी 9वीं शताब्दी है। 801 9वीं शताब्दी है, 9वीं भी पहली शताब्दी है। 1 जनवरी 801 का कैलेंडर नहीं दिया, बहुत चलो 3 डिजिट में नहीं दिया, 4 डिजिट। अच्छा 001 लिखता हूं मैं, 0001 ये है कैलेंडर का पहला दिन, जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। जब से कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी एडी भी बोलते हैं इसको, 1 जनवरी एडी। ठीक है, 1 जनवरी एडी का दिन दिया ही नहीं है यहाँ पे। अरे अभी तक तो सारे निकल कर आ रहे थे। ये रहा, नहीं ये तो कुछ हो रहा है। ये रहा, इफ यू विल यूज अ ग्रेगोरियन कैलेंडर 01010001 विल बी मंडे। ठीक है, चलिए साहब। तो अगर फर्स्ट सेंचुरी फ्राइडे पे खत्म हुई तो उसके अगले दिन सैटरडे से सेकंड शुरू होगी। सेकंड अगर वेडनेसडे पे खत्म हुई उसके अगले दिन थर्सडे से। थर्ड अगर मंडे पे खत्म हुई उसके अगले दिन ट्यूसडे से। फोर्थ अगर संडे पे खत्म हुई तो उसके अगले दिन मंडे से पांचवीं शताब्दी शुरू होगी। और बेसिकली पांचवीं ही तो पहली शताब्दी है। पांचवीं ही तो पहली शताब्दी है ना? कैसे पता चलेगा 21st सेंचुरी? 21st शताब्दी कौन? 21st शताब्दी हमारी 2001 से शुरू हुई। 2001 से 21 तक 21वीं शताब्दी चल रही है। अबे यार तुमने तो गजब कर दिया, तुम्हें तो ये भी बताना पड़ेगा फर्स्ट सेंचुरी कहां से कहां तक चली है, पहली शताब्दी। सेकंड सेंचुरी कहां से कहां तक चली है? ये तो मैं शायद करा चुका हूं आपसे। जैसे मैं आपसे पूछूं 17th सेंचुरी और 21st सेंचुरी, अगर मैं इनकी डेट की बात करूं तो बेटा पहली शताब्दी 1 से शुरू होकर 100 तक चली है। मतलब 1 जनवरी 0001 से 31 दिसंबर 100 तक। अच्छा सेकंड सेंचुरी 1 जनवरी 101 से 31 दिसंबर 200 तक। अगर मैं 17th सेंचुरी की बात करूं तो 1 जनवरी 1601 से 31 दिसंबर 1700। यह है हमारी 17th सेंचुरी। 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2001 से 31 दिसंबर 2100। ये पूरी हमारी 21st सेंचुरी है जिसमें अभी हम लोग चल रहे हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट भाई है ना। जैसे मैच का ये क्या है? ये थर्ड ओवर है ना, मैच का तीसरा ओवर है। थर्ड ओवर समझ लो। तो थर्ड ओवर कहां से कहां तक चलता है? 2.1 से 2.6 तक हमारा थर्ड ओवर चलता है। चलता है कि नहीं चलता? मैच, क्रिकेट मैच नहीं देखते आप लोग हैं? ये नोट डाउन करो जल्दी से। ये बेटा 22वीं शताब्दी विल बिगिन इन 2200। नहीं नहीं नहीं, 22वीं शताब्दी 2200 में नहीं होगी, 2101 में बिगन होगी। 22nd सेंचुरी का पहला दिन होगा 1 जनवरी 2101। 1 जनवरी 2101 होगा 22वीं शताब्दी का पहला दिन।
हाँ जी, नोट डाउन कर लिया। चलो अब आप आंसर दो, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? अंतिम दिन नहीं हो सकता। टीटीएस, टीटीएस अंतिम दिन नहीं हो सकते। टीटीएस, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? टीटीएस को छोड़कर। टीटीएस मंडे तो बेटा लास्ट और फर्स्ट दोनों दिन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा फटाफट से, इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से आंसर दो। अंकिता अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएगी? अब आप कहोगे अगली बार रविवार को 28 साल बाद मनाएगी, क्योंकि 28 साल बाद लीप ईयर रिपीट होगा। बेटा पूरा वर्ष 1501 का मतलब बेटा 16वीं शताब्दी है, 16th सेंचुरी। 1501 का मतलब कि ये 16वीं शताब्दी है। देखो पूरा कैलेंडर रिपीट होने में लीप ईयर को 28 साल लगते हैं, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर एक दिन रिपीट होने में 28 साल नहीं लगते। कोई भी अगर एक दिन की मैं बात करूं तो कोई भी एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाएगा। 2004 और 8 में कितने साल का अंतर? 4 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। 2004 तो लीप ईयर नहीं माना जाएगा क्योंकि 6 मार्च है, 8 माना जाएगा तो 4 और 8 में 8, 8 और 4 में 4 का अंतर, 4 और 1 5 है ना। 4 और 9 में कितने साल का अंतर? 5 साल का अंतर प्लस लीप ईयर, ये तो लीप ईयर नहीं क्योंकि 6 मार्च है। 5 और 1 6, ये भी नहीं है बेटा। 4 और 10 में 6 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। 2004 लीप ईयर नहीं मानोगे, 8 मानोगे, 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, यानी कि 6 मार्च 2004 को वही दिन था, है ना। 6 मार्च 2004 को, 6 मार्च 2004 को वही दिन था जो कि 6 मार्च 2010 को था। 6 मार्च 2004 और 6 मार्च 2010 का दिन समान है। पूरा पूरा वर्ष लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लगते हैं, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाता है। कोई भी पर्टिकुलर एक दिन तो जल्दी रिपीट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर दो। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, पढ़ो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। हाँ जी यार, आज तो बड़ी दिक्कत हो रही है नेटवर्क में। हाँ फिर से क्लास रुक गई क्यों भाई? हेलो हेलो। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। अच्छा 365 को छोटा करो, 7 से भाग करके 7 पंजे 35 बचे, 1 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बचा। 365 को अगर मैं भाग कर दूं 7 से तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 365 दिन बड़ा है या एक दिन बड़ा है, बात एक ही है। चलिए साहब, 28 ईयर्स में ऑड डेज की वैल्यू 0 आती है ना, निकल के ईयर्स प्लस लीप ईयर, उनमें 7 लीप ईयर बनते हैं, 28 और 7 35, तो ऑड डेज की वैल्यू 0 आती है ना, इसलिए लीप ईयर रिपीट होने में 28 साल लग जाते हैं। कपिल 60 सप्ताह का मतलब बेटा 0 ऑड डे। अच्छा बेटा, जो सुदेश है वो कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तो मुझे बताओ, अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ, अगर सुदेश संडे को पैदा हुआ तो 100% कपिल भी संडे को ही पैदा होगा। 100% कपिल भी संडे को पैदा होगा। क्यों? क्योंकि सुदेश और कपिल में 60 सप्ताह का अंतर है। 60 सप्ताह का मतलब 0 ऑड डे। तो जिस दिन सुदेश पैदा होगा उसी दिन कपिल पैदा होगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 सप्ताह बाद पैदा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपसे 100 सप्ताह बाद पैदा हो रहा है, तो दोनों का जो बर्थडे का डे है वो सेम होगा, क्योंकि वीक में ऑड डेज होते हैं 0। तो 60 सप्ताह में 0 ऑड डे होंगे, तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन वो पैदा होगा। ठीक है। अच्छा यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ तो कपिल का भी रविवार को होगा, तो कपिल का संडे को हुआ। अच्छा कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, 365 का मतलब 1 ऑड डे हो गया। तो कपिल जो है कृष्णा से एक दिन बड़ा है, कपिल बड़ा है कृष्णा छोटा है। तो कपिल के एक दिन बाद कृष्णा पैदा हुआ, तो कपिल के बाद अगर कृष्णा पैदा हुआ है तो संडे के बाद क्या आएगा? मंडे आएगा। भाई कपिल के बाद कृष्णा, जब हम बड़े से छोटे व्यक्ति पे जाते हैं तो कैलेंडर में आगे जाते हैं। तो पहले कपिल पैदा हुआ, उसके एक दिन बाद कृष्णा। तो कपिल अगर संडे को पैदा हो गया तो उसके एक दिन बाद मंडे को कौन पैदा होगा? कृष्णा होगा। भाई तुम कह रहे हो 365 दिन बाद पैदा हुआ, कोई बात नहीं, 365 का मतलब 1 हो गया। तो कृष्णा का जन्म किस दिन हुआ होगा? कृष्णा का जन्म सोमवार को हुआ होगा, सैटरडे को नहीं बेटा, मंडे को। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। मुझे लग रहा है आप लोग इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे आज। बफरिंग भी ज्यादा हो रही है और आप लोगों की डाइजेस्ट, आज आपने ज्यादा खा लिया मेरे ख्याल से, आज आप ओवर ईटिंग कर रहे हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू, टेक केयर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग विकास, गौरव, प्रिंसी, राजीव, देवांश, प्रिंसी, तूफान, विवेक, सौरभ, निधि, पवन, प्रिया, आलोक, गौरव, स्वप्निल, अ वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीर, आर्या, तूफान, निशा, राहुल, सत्यम, मोहन, श्रवण, आलोक, धनंजय, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भी आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, शानदार, एकदम झकास। तो भाई आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी, क्या कि अगर आज का सेशन अटेंड करना है तो ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करना होगा। तो आज का सेशन उसी बच्चे के लिए फायदेमंद है जो इन क्वेश्चंस का रिवीजन करके आया होगा, वरना तो फिर मेरे ख्याल से कोई रिजल्ट, कोई आउटपुट निकलेगा नहीं आज का सेशन अटेंड करने से। तो ये सेशन वही बच्चा अटेंड कर ले जिसने ये 49 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया। अगर आपने 49 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया तो इट्स बेटर, वरना तो फिर कहानी खराब है। चलिए, तो कल मैंने आप लोगों को ना ऑड डेज काउंट करना सिखाए थे, है ना। मैंने 100 साल में, 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में, 500 साल में, 600 साल में, 700 साल में, 800 साल में ऑड डेज की वैल्यू आप लोगों को काउंट करना सिखाई थी, है ना। याद है आप लोगों को? 100, 200, 300, 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? भाई ऑड डेज की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं? 100 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 200 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 300 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 400 साल में कितने ऑड डेज होते हैं? 5310, याद है ना आपको। और जो भी 400 का मल्टीपल होगा उसको हम 400 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। 400 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो भैया 1600 में कितने ऑड डेज होंगे? 1700 में कितने ऑड डेज होंगे? ठीक है। 1800 में कितने ऑड डेज होंगे? 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे। फिर उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और मैं देखना चाहता हूं आपके कांसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। हाउ मेनी ऑड डेज आर इन
आर इन 1946 ईयर्स, 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज हैं? चलिए पहले तो आप इस क्वेश्चन के आंसर दो, ठीक है, देन आफ्टर इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाँ देखते हैं, रिकॉर्डेड क्लास है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये क्लास रिकॉर्ड कर दी गई थी 15 अगस्त 1947 को, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, जो कि 11 अप्रैल 2024 को चलाई जा रही है, ठीक 11:04 समय हो रहा है। तुम्हारा दिमाग अगर पढ़ाई में लगा होता ना तो तुम सिलेक्शन ले लेते हैं, है ना, इतना दिमाग अगर तुमने अच्छे कामों में लगाया होता ना तो ये दद्दर की ठोकर नहीं खा रहे होते तुम। तेज तो तुम बहुत हो कि रिकॉर्डेड क्लास है क्या, फलाना क्लास है क्या, दिखाना क्लास है क्या, है, इतना ध्यान तुमने पढ़ाई में दिया होता ना। अबे मान ले रिकॉर्डेड क्लास भी सही, मान ले रिकॉर्डेड क्लास है तो उसमें मैं मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा है, मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ। सुबह सुबह सुनने के मूड में बेटा तुम पता नहीं तो एक नंबर। हाँ, हाउ मेनी ऑड डेज आर इन 1946 ईयर्स, 1946 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? अच्छा ये बताओ, कल मैंने आप लोगों को ये वाली टेबल दिखाई थी, 100 200 300 400 साल में 5310 ऑड डे होते हैं, 100 200 300 400 साल में 5310 ऑड डेज होते हैं और यही 5310 बार रिपीट होते हैं। अच्छा 1600 अगर मैं 1600 में अगर मैं ऑड डेज निकालना चाहता हूं तो ये 400 का मल्टीपल है, तो बेटा 0 का 0 ही होगा। 1700 में क्या होगा, 1600 प्लस 100 होगा, 1600 प्लस 100 0 प्लस 5 5 होगा। 1800 क्या होगा, 1600 प्लस 200 1600 प्लस 200 0 प्लस 3 3 होगा। 1900 क्या होगा, 1600 प्लस 300 0 प्लस 1 1 होगा, 0 प्लस 1 1 होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मान लो ये वाले जो ऑड डेज हैं, ये वाले ऑड डेज हैं, क्लास बेटा कल रुक रही थी बार बार, आज क्यों रुक रही है? आज तो एकदम परफेक्ट क्लास चल रही है, आज तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आज तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है अगर तुम्हारी क्लास रुक रही है तो, आज कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, है ना। अब 1946 वर्ष में कितने ऑड डेज है ये कैसे निकालेंगे? 1946 में कितने ऑड डेज है ये कैसे निकालेंगे? क्योंकि बेटा 1900 में तो पता चल गया 1600 प्लस 300, लेकिन 1946 को हम ब्रेक कैसे करेंगे? देखो 1946 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज होंगे, बिल्कुल बेसिक मेथड हमें पता है। देखो इसको हम 400 की टेबल में ब्रेक कर देते हैं, इसको हम 400 की टेबल में ब्रेक कर देते हैं, 1600 प्लस 300 और प्लस 46, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता मैं इसको? 1600 प्लस 300 प्लस 46, है ना, 1600 प्लस 300 प्लस 46, ये लिख सकता हूं ना मैं इस तरीके से? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या होती है? ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या होती है? सर ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक होती है लीप ईयर ऐड कर दो। लेकिन बेटा 1600 ईयर्स में बिना लीप ईयर ऐड किए हम ऑड डेज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है और 400 में कितने ऑड डेज होते हैं? 0, तो 1600 में कितने ऑड डेज होंगे? 0। बेटा 300 में ऑड डेज कितने होते हैं? 1, तो बिना लीप ईयर ऐड किए हम बता सकते हैं 300 में कितने ऑड डेज होगा? 1। लेकिन बेटा 46 वर्ष में कितने ऑड डेज है ये कैसे निकालोगे? 46 वर्ष में कितने ऑड डेज है? क्या मैं इसमें सीधा 7 का भाग करके रिमाइंडर निकाल दूं? नहीं सर, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक है ईयर्स प्लस लीप ईयर, ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक है ईयर्स प्लस लीप ईयर। इन 46 वर्ष में जितने लीप ईयर आए हैं वो इसमें ऐड कर दो, इन 46 वर्ष में जितने लीप ईयर आए हैं वो इसमें ऐड कर दो। कितने लीप ईयर आए बेटा? 11 चौक 44, इन 46 वर्ष में 11 लीप ईयर आए हैं तो 11 इसमें ऐड कर दो, बस ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। तो बेटा 46 और 11 कितने ऑड डेज हो गए? 57। बेटा यहाँ लीप ईयर ऐड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लीप ईयर ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हम इस टेबल से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इन 46 वर्ष को ऑड डेज में बदलने के लिए हमें लीप ईयर ऐड करने पड़ेंगे। तो फाइनली आंसर कितना आ गया? 58, 7 8 56 कितना बचा? 2। तो 1946 वर्ष में फाइनली कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। 1946 वर्ष में फाइनली कितने ऑड डेज होंगे? 2 ऑड डेज होंगे। 1800 में 3 कैसे आए? 1800 को लिखेंगे बेटा 1600 प्लस 200, 1600 प्लस 200 यानी कि 0 प्लस 3 3 आएगा। अगर कल का लेक्चर नहीं देखा तो आज की क्लास अटेंड करने की किसी भी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आज की क्लास अटेंड करने की, है ना। क्लास बार बार रुक रही है, आज की क्लास अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा तो बच्चे बोले क्लास बार बार कट हो रही है, क्लास बार बार रुक रही है। 11 लीप ईयर शॉर्ट में कैसे निकाले? बेटा 4 से भाग कर दो ना, ये कैलेंडर के पहले 46 वर्ष है ये मान के चलो, तो पहले 46 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे? जितनी बार 4 से भाग जाएगा, जितनी बार 4 से भाग जाएगा उतने ही लीप ईयर होंगे। तो 4 से कितनी बार भाग जा रहा है? 11 बार भाग जा रहा है ना, तो 11 लीप ईयर हो गए। 4 से कितनी बार भाग जा रहा है? 11 बार भाग जा रहा है तो 11 लीप ईयर हो गए। 11 चौक 44, है ना, 11 बार भाग जा रहा है तो 11 लीप ईयर हो गए। समझ रहे हो? 2000 में कितने ऑड डेज होंगे? बेटा 2000 400 का मल्टीपल है, जो 2000 है ना, जो 2000 है वो 400 का मल्टीपल है, ठीक है, ये 400 का मल्टीपल है 2000। समझ लो 400 में 0 ऑड डेज है तो 2000 में 0 ऑड डे होंगे, 400 में 0 ऑड डेज है 2000 में 0 ऑड डे होंगे, 400 का मल्टीपल हो गया 2000, ठीक है, ये 400 का मल्टीपल हो गया 2000, ठीक है। हाँ जी चलिए साहब, तो 1946 में 2 ऑड डेज है, ये कैलकुलेशन आपने कर ली। चलिए अब आप मेरे को ये बताओ 2023 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे? 2023 वर्ष में कुल कितने विषम दिन होंगे? 1949 वर्ष में, है ना, 1949, है ना, 1949 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? जल्दी से काउंट करके मुझे बताओ, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करके बताओ 2023 वर्ष में और 1949 वर्ष में, हाउ मेनी ऑड डेज? ठीक है, हे भगवान। हाँ जी जल्दी से कैलकुलेट करो फटाफट से। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, टोटल 2023 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? टोटल 2023 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे? सर 2023 को ब्रेक किया मैंने, 2000 प्लस 23 और 23 में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो, 23 साल में आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। लीप ईयर कितने लीप ईयर आएंगे 23 साल में? कितने लीप ईयर आएंगे 23 साल में? सर 4 से भाग करो, 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार भाग जाएगा, 4 पंजे 20, 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार भाग जाएगा, 4 पंजे 20, तो 5 लीप ईयर आ गया, ठीक है जी। हाँ जी, 2000 का मतलब क्या होता है? 0, 23 और 5 28, 28 का मतलब भी 0 हो गया, 28 का मतलब भी 0 हो गया, तो 2023 में कितने ऑड डेज हो गए? 0 ऑड डेज हो गए, ठीक है। 1949 वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे बेटा? 1900 प्लस 49 और 49 में आए हुए लीप ईयर, कितने लीप ईयर आए बेटा? 12 चौक 48, 4 से 12 बार भाग जाएगा। 1900 में कितने ऑड डेज होते हैं? 1600 प्लस 300 1, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300 1, 1900 में 1 ऑड डे हो गए। अच्छा 49 और 12 61, 61 और 1 62, 7 8 56, 56 का मतलब 7 8 56, कितना रिमाइंडर बचा? 6 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा? 6 रिमाइंडर बचा। क्लास हो गया, चलिए तो पागल हो रहा है बच्चे को, जरा वॉइस नहीं आ रही, कोई जरा आवाज कट रही है। हाँ जी चलिए, तो 7 8 56 कितना बचा? 6 बचा। तो फाइनली कितने ऑड डेज आ गए? 6 ऑड डे आ गए।
कितने ऑटे आ गए? 6 ऑटे आ गए, 0 और 6। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो स्टैंडर्ड मेथड जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता कर सकते हैं। जैसे कि 5 मार्च है ना, 5 मार्च 2000, 5 मार्च 2000, 2007 को कौन सा दिन था? अब जैसे कि आपको ये दिन पता करना है 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, ठीक है? तो दो मेथड है, या तो आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करो, या तो आप इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करो, या फिर एक स्टैंडर्ड मेथड है। देखो कंपैरिजन मेथड तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आज की डेट से कंपेयर करके दिन निकालना या पहले से जानते हो। अब मैं आप लोगों को ना एक स्टैंडर्ड मेथड सिखाता हूं। स्टैंडर्ड मेथड देखो, स्टैंडर्ड मेथड में क्या करना है कि आपको टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। क्या कैलकुलेट करने हैं? टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड मेथड में आपको ना टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, कुल विषम दिनों की संख्या निकालनी है। स्टैंडर्ड मेथड में आपको टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। तो बेटा यहां से कैलकुलेशन शुरू करो, यहां से कैलकुलेशन शुरू करो। तो पहले कौन सा महीना आएगा? जनवरी। पहले जनवरी आएगा भैया, पहले महीनों के ऑड डेज निकालोगे ना, पहले जनवरी आएगा, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, ठीक है जी। ये तो होगा महीनों के ऑड डेज। अच्छा क्या मुझे आप बता सकते हो कि कितने वर्ष मेरे कंप्लीट हो चुके हैं? कितने वर्ष मेरे कंप्लीट हो चुके हैं? कितने वर्ष मेरे कंप्लीट हो चुके हैं? कितने वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं? सर 2006 वर्ष मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, 2006। हमेशा याद रखना ये जो ईयर होगा ये करंट मंथ हो, करंट ईयर होगा जिसके तो महीने चलेंगे। ये जो महीने हैं बेटा ये 2007 के ही हैं, तो जो वर्ष पूरे हुए हैं वो 2006 है ना, जो वर्ष पूरे हुए हैं वो 2006 पूरे हुए हैं, है ना। तो ये टोटल ऑटेज काउंट करो। जनवरी में कितने ऑटेज हो गए? 3 ऑटे हो गए। जनवरी में 3 ऑटे हो गए। फरवरी 2007 की है यानी कि 0। मार्च में दी हुई तारीख 5, तो बेटा महीने के ऑटेज 5 और 3 8, 8 का मतलब 1 आ गया। 5 और 3 8, 8 का मतलब 1 आ गया, है ना। हाँ जी, 5 और 3 8, 8 का मतलब क्या आ गया? 1 आ गया। अच्छा 2006 में कितने ऑटेज निकालोगे? सर 2006 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 2000, 2000 प्लस 6 और 6 में आए हुए लीप ईयर, 2000 और 6 में आए हुए लीप ईयर, ठीक है। 2006 को कैसे ब्रेक कर सकता हूँ? 2000 प्लस 6 में आए हुए लीप ईयर। कितने लीप ईयर आए? 6 में 4 से भाग करो, कितनी बार भाग जाएगा? एक बार भाग जाएगा। तो बस 6 और 1 7, 7 का मतलब 0, 2000 का मतलब 0। तो जो ईयर के ऑटेज है वो 0 ऑटेज है। तो 0 प्लस 1 फाइनली 1 हो गया, 0 प्लस 1 फाइनली 1 हो गया। और 1 का मतलब आप लोग जानते हो, यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस तो करना नहीं है तुम्हें भाई, प्लस माइनस तो करना नहीं है। तो जब हमें कुछ प्लस माइनस नहीं करना होता है तो उस सिचुएशन में 1 का मतलब यानी कि कैलेंडर का पहला दिन। अगर मुझे प्लस माइनस करना होता तो बात भी सही थी, मुझे कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। तो 1 का मतलब क्या है? मंडे। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हम बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन बता सकते हैं, चाहे कितनी भी 1000 साल पुरानी हो। पहले आप इस मेथड को समझो, फिर मैं इसी मेथड की एक और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड में खत्म कर सको। कितने सेकंड में खत्म कर सको? 10 सेकंड में खत्म कर सको, 10 सेकंड में, ठीक है। हाँ जी, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। पहले मंथ के ऑर्डर्स काउंट करने हैं, फिर ईयर्स के ऑर्डर्स काउंट करने हैं। ईयर्स में याद रखना हमेशा इससे एक कम वर्ष कंप्लीट होंगे। 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन है? लाओ मैं बता देता हूँ आपको 5 मार्च 2007 का दिन क्या है। 5 मार्च 2007 हमारा मंडे निकल के आ रहा है, हमारा मंडे निकल कर आ रहा है। और इसमें क्या निकल कर आएगा? मंडे आना चाहिए यार। 5 मार्च 2007 मंडे, 5 मार्च 2007 मंडे आ गया मंडे निकल के, है ना। हाँ जी, विदाउट पेन एंड पेपर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो? विदाउट पेन एंड पेपर 5 मार्च 2007। देखो अब इसी क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करते हैं? 5 मार्च 2007 इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करते हैं? बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ से चलो और अपने मन में आपको पता है जनवरी का मतलब 3, फरवरी का मतलब 0 या 1, मार्च का मतलब 3, अप्रैल का मतलब 2, मई का मतलब 3, जून का मतलब 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3, मतलब 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 चलेगा, ठीक है। तो तुम्हें 5 मार्च तक पहुंचना है, तो तुमने अपने मन में बोला 5 मार्च तक पहुंचने के लिए जनवरी, फिर तुमने बोला फरवरी 2007 की है, फिर तुमने बोला मार्च, तो मार्च में दी हुई तारीख 5, तो ये तो 5 मार्च हो गए। अच्छा फिर आ जाओ 2000, 2000 और बेटा 7 की जगह कितना लिखना है? 6 लिखना है, 6। बस इतना याद रखना, इससे एक कम ईयर, क्योंकि 2007 के तो ये महीने आ चुके हैं ऑलरेडी, 2007 के तो ये महीने आ चुके हैं ऑलरेडी, समझ रहे हो। और बस तुम्हें क्या करना है लास्ट में, ये जो ईयर्स होंगे इसमें आए हुए लीप ईयर आपको जोड़ने हैं, बस ये चीज आपको याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। बस इस ईयर्स में लीप ईयर जोड़ने हैं बस। और कितने लीप ईयर है? 4 से भाग करो, जितनी बार 4 से भाग जाएगा, 4 एकम 4, बस यही हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बेटा 2000 का मतलब हो गया 0, ठीक है। 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, और 15 का मतलब फाइनली क्या होता है? 1 होता है, और 1 का मतलब कैलेंडर का पहला दिन मंडे। अब देखो एक और क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा विदाउट पेन एंड पेपर, है ना, ना के बराबर पेन और पेपर यूज करेंगे। 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे? 97 होंगे ना, भूल गए? मतलब पहली क्लास में बताए थे 400 वर्ष में 97 लीप ईयर होते हैं। एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। 11 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है? तो बेटा यहाँ से ऑड डेज काउंट करना शुरू करो। 11 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन है? तो पहले क्या आएगा? जनवरी, फिर आएगा फरवरी, बेटा 2024 की है फरवरी अगर 2024 की है तो फरवरी में 1 आएगा, मार्च में 3, अप्रैल में दी हुई तारीख 11, अप्रैल में दी हुई तारीख 11 प्लस 2000, और कितने वर्ष कंप्लीट होंगे बेटा? 24 की जगह 23 वर्ष कंप्लीट हुए, 23 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 23, क्योंकि 2024 तो करंट ईयर है। और बस इसमें आए हुए लीप ईयर हमें जोड़ने हैं कि कितने लीप ईयर आए हैं। 4 पंजे 20, 4 से 5 बार भाग गया, बस कहानी खत्म, यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। 11 को छोटा कर दो बचा 4, 2000 को छोटा कर दो 0, 23 और 5 28, 28 का मतलब 0, तो बेटा 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 का मतलब कितना होता है? 11 का मतलब 4 होता है, यानी कि ये कैलेंडर का चौथा दिन है। कैलेंडर का चौथा दिन क्या है? कैलेंडर का चौथा दिन थर्सडे है। और इस क्वेश्चन को प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो तारीख है ये आज की तारीख है, ये तारीख बेटा आज की तारीख है। और आज क्या है? और आज बेटा थर्सडे है, ये आज की तारीख है ना 11 अप्रैल 2024, और आज थर्सडे है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है जहां किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता कर सकते हैं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। हमें इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें इस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना आज की डेट से कंपेयर किए, बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना आज की डेट से कंपेयर किए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अब हमें स्टैंडर्ड मेथड भी पता चल गया किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन पता लगाने के लिए। चलिए साहब 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था ये बताओ? 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था ये बताओ? 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था ये बताओ?
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व बेटा? क्यों भाई? तो मेरे दोस्त मेरे भाई 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करो। 10 अगस्त का मतलब है जनवरी, जनवरी में 3, फरवरी बेटा 2020 की है यानी कि लीप ईयर है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में दी हुई तारीख 10 प्लस 2000 और 2019 बेटा 2020 नहीं 2019 और लास्ट में 19 में आए हुए लीप ईयर। कितना लीप ईयर है? 4 चौक 16, 4 लीप ईयर है ना। 10 को छोटा कर दो 3, 2000 को छोटा कर दो 0, 19 और 4 23, 23 7 21, कितने बचे? 2 बचे 2। तो बेटा 3 और 1 4 और 3 7, 7 को हटा दो, 2 और 3 5 और 2 7, 7 को हटा दो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब फाइनली 1, 8 का मतलब फाइनली 1। तो आप फाइनली 1 और डे यानी कि कैलेंडर का पहला दिन यानी कि मंडे, यानी कि मंडे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होना चाहिए। हम किस दिन आजाद हुए थे? ये हमारी जीके का भी क्वेश्चन है? जिस दिन हम आजाद हुए थे उस दिन क्या था, है ना? ये वैसे हमें पता होना चाहिए, लेकिन नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप लोग स्टैंडर्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड मेथड से 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? हाँ जी, तो भैया 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी की। जनवरी में 3, फरवरी 1947 की है 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15 प्लस 1947 नहीं बेटा 46। यही गलती हम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि 1947 जो है वो करंट ईयर है। वर्ष कितने कंप्लीट हुए? 1946 और लास्ट में 46 में आए हुए लीप ईयर इसमें जोड़ दो। तो बेटा 11 4 से भाग दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 11 चौक 44 है ना। बस यही हमारा फाइनल आ गया आंसर। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 15 को छोटा करो 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 1900 का मतलब कितना होता है? 1600 प्लस 301, 46 और 11 होता है 57। इसको छोटा करो 7 8 56 56 56 यानी कि बचा 1। तो 3 और 3 6 और 2 8, 8 का मतलब 1, 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 9 का मतलब 2, 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, फाइनली 5 और डे आ गए। आप कैसे भी करके रिमाइंडर निकालोगे 5 ही निकलेगा। पहले सबको जोड़ दो, लास्ट में 7 से भाग दो तो भी रिमाइंडर 5 निकलेगा। और 5 रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? 5वां दिन कैलेंडर का, और 5वां दिन क्या था? फ्राइडे। तो हम बेटे किस दिन आजाद हुए थे? फ्राइडे को आजादी हमें मिली थी, उस दिन शुक्रवार था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 का दिन क्या था? फ्राइडे था, फ्राइडे। अगर आपको 15 अगस्त 1947 का दिन पता चल गया तो 26 जनवरी 1950 का दिन भी आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 का दिन भी आपको पता होना चाहिए। क्या था? यूपी पुलिस की प्रैक्टिस यूट्यूब पे स्टार्ट कराएंगे, जल्दी कराएंगे। 31 दिसंबर 1500 की जगह तुम 1 जनवरी 1501 का दिन पता कर लो। 1 जनवरी 1501, फिर उससे एक दिन पीछे चले जाना बाद में, है ना। तो वो फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। 1900 का मतलब एक कैसे होगा? तुम चुल्लू पर पानी लो, उसको पी जाओ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा 1900 का मतलब एक कैसे हुआ। 1600 प्लस 300, 1600 में 0 ऑड डेज होते हैं, 300 में 1 ऑड डे होता है, 0 प्लस 1 1, कम से कम 20 बार बता चुका 1900 में 1 ऑड डे कैसे हुआ। सारी क्लास रिटर्न किया करो, बीच में मत घुसा करो, है ना। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो बेटा 26 जनवरी, पहले जनवरी आएगा, जनवरी की दी हुई तारीख 26 ही आ गई। ठीक है, 1950 को कैसे ब्रेक करोगे? 1950 को हम लिखेंगे 1900 प्लस 49, 49 वर्ष कंप्लीट हुआ और इसमें आए हुए लीप ईयर जोड़ दो। कितने लीप ईयर आए हैं? 12 48, 12 लीप ईयर। ठीक है, 26 का मतलब 7 21, कितने बचे? 5। 1900 का मतलब 1 हो गया, 7 49 का मतलब 0, 7 एकम 7 का मतलब 5, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 का मतलब 4, कैलेंडर का चौथा दिन। और भाई साहब कैलेंडर का चौथा दिन क्या था? थर्सडे था। तो आजादी मिली थी फ्राइडे को, है ना, और संविधान लागू हुआ था थर्सडे को, फ्राइडे को। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था? थर्सडे यानी कि गुरुवार को, सॉरी। 5 मार्च 1726 का कौन सा दिन था? बताओ, 5 मार्च 1726 का कौन सा दिन था? जल्दी से निकालो। ओह, बोले 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? कैसे निकालोगे? हाँ जी, तो यहाँ से शुरू करो बेटा निकालना। तो पहले जनवरी आएगा 3, फरवरी 1726 की है जो कि नॉर्मल ईयर है, मार्च में दी हुई तारीख 1725 आ जाएगा बेटा 25, और 25 में आई हुई लीप ईयर जोड़ दो, 4 6 24, 6 लीप ईयर, बस खत्म। यही हमारा फाइनल आंसर है। 1700 को छोटा करो बेटा, 1600 प्लस 100 यानी कि 0 प्लस 5 5, 7 21 यानी कि 4, 3 और 5 8, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 3 और 5 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23। ठीक है, 7 21, कितने बचे? 2। कैलेंडर का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे, कैलेंडर का दूसरा दिन यानी कि ट्यूसडे, है ना, सेकंड डे यानी कि ट्यूसडे। भैया कैलेंडर का दूसरा दिन आ गया यानी कि ट्यूसडे। ठीक है जी, हाँ जी। 5 मार्च 1726, चलो प्रूव कर लेते हैं। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? सब उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ा दिया हमने आपको। 5 मार्च 1726, लो साहब, 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726 यानी कि ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे, बिल्कुल सही जवाब। चलिए साहब, ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद है, लेकिन 21 से पहले है। दिया को क्या याद है कि उसके जो भाई का बर्थडे है वो 17 फरवरी के बाद है, यानी कि 18 को हो सकता है, 19 को हो सकता है, 20, लेकिन 21 से पहले है। तो दिया के अकॉर्डिंग उसके भाई का बर्थडे 18, 19, 20 को है। जबकि उसके भाई को याद है कि जो उसका बर्थडे है वो 19 फरवरी के बाद है। 19 के बाद यानी कि 20, 21, 22, 23 और 24 फरवरी से पहले, 24 से पहले यानी कि 23। समझ लो, 25 और 6 31, 31 का मतलब 3 होगा, है ना। 25 और 6 31, 31, 31 का मतलब 3 होगा। तुम बिल्कुल गधे हो एक नंबर के बेटा। 4 और 6 10, 10 का मतलब भी 3 होता है। समझ लो, बात एक ही है। तुम पहले ही जोड़ के भाग कर लो, या फिर 7 या 21, 21 में बचे 4 और 4 और 6 कितना होता है 10। देखो 3 और 5 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 का मतलब 2। या फिर तुम इसको 3 बोलोगे, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 का मतलब भी 2 होता है। या फिर बोलो 3 और 5 8, 8 का मतलब होता है 1। तो 1 और 5 6 और 4 10, 10 का मतलब होता है 3, 3 और 6 9, 9 का मतलब होता है 2। मतलब तुम कैसे भी कर लो, तुम रिमाइंडर के बारे में जानते नहीं हो बेटा। 10 और 10 का अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो बेटा 10 और 10 10 और 10 होता है 20, 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा। मैं इसका रिमाइंडर ऐसे भी निकाल सकता हूं, पहले 10 का अलग निकालूं रिमाइंडर यानी कि 3, फिर 10 का अलग निकालूं रिमाइंडर यानी कि 3, और फिर 3 और 3 आपस में ऐड कर दूं तो वही बात है ना। तुम रिमाइंडर थ्योरम नहीं जानते क्या बिल्कुल भी? हैं, रिमाइंडर के बारे में तुमको कुछ नहीं पता बेटा। इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के ऐड करो या सीधा जोड़ के नंबर्स को रिमाइंडर निकालो, बात एक ही होती है भाई, बात एक ही है। भाई साहब तुमने तो कमाल ही कर दिया, गजब। जीरो कहां से लाते हैं सर? अपने घर से लाते हैं, घर से। घर के बराबर वो ठेला लगता है जीरो बेचने का, वहां से जीरो लेके आता हूं मैं। दिया को याद है कि उसका जो भाई का जन्मदिन है वो 18 19 20 को है, उसके भाई को याद है 20 21 22 23 को। तो जो एक्चुअल में बर्थडे होगा ना वो इनकी कॉमन डेट को होगा। जितनी भी इनकी कॉमन डेट्स होंगी, है ना, उन डेट्स को इसका बर्थडे होगा, कॉमन डेट्स को। तो भाई साहब दोनों में कॉमन डेट्स क्या है? दोनों में कॉमन डेट है सिर्फ और सिर्फ 20। दोनों में कॉमन डेट है सिर्फ और सिर्फ 20। तो जो बर्थडे है वो 20 फरवरी को होगा। जो बर्थडे है वो 20 फरवरी को होगा बर्थडे। आज आप लोग क्या खा के आए हो? हैं, मुझे तो लग नहीं रहा कि आप आज आप लोगों का दिमाग खाने पर है। जब से क्लास शुरू हुई है पता नहीं फालतू उलझुल क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। और जबकि मैं हर बार बोलता हूं कि सेशन अटेंड करने से पहले प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन कर लो। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हर चीज लिंक है ना। जब आप सेकंड लेक्चर देख रहे होगे तो जब तक आपने पहला लेक्चर नहीं देखा होगा तो सेकंड लेक्चर में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। थर्ड लेक्चर देखने के लिए सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर दोनों का देखना जरूरी है। फोर्थ लेक्चर देखने के लिए पहले तीनों लेक्चर का रिवीजन जरूरी है। फिफ्थ लेक्चर देखने के लिए पहले 4। वरना मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं तुम्हारे साथ, ये बताओ। फिर तो मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, बात खत्म, है ना। कुछ भी तुम्हें कंसेप्चुअल ना बताऊं, कुछ भी बेसिक ना बताऊं। हम आपको जब कोई चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं ना तो इस तरीके से चैप्टर पढ़ाते हैं कि उस चैप्टर का दुनिया का कोई भी टीचर आके क्वेश्चन बना दे, और कैसा भी क्वेश्चन बना दे आप सारे क्वेश्चन बना दोगे। सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं कराए जाते जो एग्जाम में आ रहे हैं। आपको एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही, बात समझो। इसका मतलब यह है कि उस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बनता है एग्जाम में तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, अगर कोई दिन है जो 24 की बजाय 30 घंटे का है, मतलब एक दिन में 30 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? 30 घंटे हैं एक दिन में। और एक सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का हो, है ना। सप्ताह में 7 की जगह 12 दिन है, सप्ताह में 7 की जगह 12 दिन है, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं। एक वर्ष में अभी भी समान घंटे। अच्छा, एक वर्ष में कितने घंटे होंगे? एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं ये बताओ। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 365 गुणा 24। एक साल में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो पूरे एक वर्ष में एक साल में इतने घंटे होते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी भी इतने ही घंटे हैं साल में, है ना, अभी भी साल में इतने ही घंटे हैं। तो एक साल में कितने सप्ताह होंगे? कितने सप्ताह होंगे? नंबर ऑफ वीक्स बताओ, नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे? एक साल में कितने वीक्स होंगे? अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ वीक्स निकालने के लिए, है ना, एक सप्ताह में 12 दिन है और एक दिन में 30 घंटे हैं, ठीक है। एक सप्ताह में 12 दिन है और एक सप्ताह 7 की बजाय 12 दिनों का है और घंटे 24 की बजाय 30 है, लेकिन एक वर्ष में अभी भी समान घंटे। अच्छा ये बताओ, न्यू जो ईयर है, जो न्यू ईयर है, जो कंडीशन बेस्ड हमारा वर्ष है ना, उसमें टोटल आवर्स बताओ, टोटल आवर्स कितने हैं? टोटल आवर्स, कुल घंटे की वैल्यू बताओ आपको अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। टोटल आवर्स बताओ कुल कितने घंटे हैं? हाँ जी, टोटल आवर्स कितने होंगे? कितने होंगे टोटल आवर्स? टोटल आवर्स बताओ, टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स कैसे निकालेंगे? मान लो एक साल में एन वीक्स हैं, मान लो एक साल में एन वीक्स हैं, इस न्यू ईयर में एन वीक्स हैं, एन वीक्स। हमें नहीं पता बेटा इस नई साल में कितने सप्ताह हैं, हमने माना टोटल एन वीक्स है ना। और एन वीक्स में कितने दिन है? 12 दिन। और एक दिन में कितने घंटे हैं? 30 घंटे। तो बेटा टोटल कितने आवर्स हो गए? टोटल आवर्स हो गए 12 गुणा 30 गुणा एन घंटे। ये घंटे इस एक नए वर्ष में है। पहले तो ये बताओ, इस नई साल में जिसमें एन नंबर ऑफ वीक्स हैं, इसमें टोटल कितने घंटे होंगे? सर सप्ताह हो गए एन, एक सप्ताह में 12 दिन हो गए और एक दिन में 30 घंटे हो गए, एक दिन में 30 घंटे हो गए। लेकिन ये दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि एक साल में अभी भी उतने ही घंटे हैं, एक वर्ष में अभी भी समान घंटे हैं। यानी कि पहले 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 वर्ष में कुल कितने घंटे होते थे? पहले वर्ष में कुल कितने घंटे होते थे बेटा? 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे। तो पहले वर्ष में इतने घंटे होते थे, अब वर्ष में इतने घंटे, लेकिन ये दोनों बराबर वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब ये है एन की वैल्यू कैसे निकालोगे? 365 गुणा 24, है ना, बटे 12 गुणा 30। तो ये आ गया 12 दूनी 24, 2 15 या 30, और फिर 15 दूनी 30, बचे 4, नहीं बचे 6, 15 चौका 60, बचे 15 दूनी 30, बचे 6, 15 चौका 60, बचे 5, दशमलव लगा के जीरो डाल लिया, 15 तिया 45, बचे 5, 15 तिया 45। तो 24.33 सप्ताह आ गए, 24.33 सप्ताह आ गए, 24.33। अभी एक वर्ष में इतने घंटे निकल कर आ रहे हैं और पहले वर्ष में इतने घंटे होते थे, और ये दोनों वैल्यू बराबर दी हुई है, तो यहाँ से एन की वैल्यू में निकाल लूंगा। ये दोनों वैल्यूज बराबर दी हुई है, तो यहाँ से एन की वैल्यू में निकाल सकता हूँ, यहाँ से एन की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। अच्छा यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 54 तक, ये हमारे कैलेंडर जो चैप्टर है,
ठीक है, नॉर्मल जो कैलेंडर चैप्टर है जो हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में डेली लाइफ में जो हम इसको पढ़ रहे हैं उस पर आधारित था। लेकिन क्वेश्चन नंबर 55 से जो कैलेंडर शुरू होगा वो इमेजिनरी कैलेंडर है, काल्पनिक। यहाँ पे इमेजिनरी बातें होंगी, एक काल्पनिक कैलेंडर के बारे में बात की जाएगी। किसके बारे में बात की जाएगी? एक काल्पनिक कैलेंडर के बारे में बात की जाएगी। अब हमसे इमेजिनरी बातें की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे वो इमेजिनरी होंगे, जैसे कि अगर सप्ताह में 7 दिन के बजाय 8 दिन हो, ठीक है, तो ये इमेजिनरी कैलेंडर के क्वेश्चन है, ठीक है। यदि प्रत्येक चौथे वर्ष की बजाय प्रत्येक दूसरा वर्ष लीप ईयर हो तो ये इमेजिनरी कैलेंडर है, मतलब एक्चुअल में ऐसा है नहीं, तो ये कैलेंडर में करना है छेड़छाड़। देखो अब मैं आपको एक चीज बता दूं, आज तक आपके एग्जाम में इमेजिनरी कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आज तक आपके एग्जाम में इमेजिनरी कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जाएगी आपको ताकि इन फ्यूचर अगर कभी गलती से क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार रहो, ठीक है जी। हाँ जी, तो मुझे लगता है आज की सेवा में यही समाप्त करूंगा और कल सिर्फ वही बच्चा क्लास अटेंड करना, सिर्फ वही बच्चा क्लास अटेंड करना जो इमेजिनरी कैलेंडर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, वरना कल की क्लास आपके लिए नहीं है, आप लोगों के लिए आज ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कल का लेक्चर उसी बच्चे के लिए है, कल वीकेंड का बार है, वैसे भी फ्राइडे है, तो कल फाइनली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उसी बच्चे के लिए जिसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, वरना आप लोगों के लिए चैप्टर आज ही खत्म, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।